खामोशी की वजह समझ रहे हैं आप? इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से हैं, नए दिन का आगाज़ कर चुके हैं। पेट्रोल की नई कीमतों और एक्सप्रेसो की नई एपिसोड के साथ मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं अर्मिला हसन। आप सबको जुम्मा मुबारक हो। अल्लाह ताला आपके लिए जुम्मा जो है रहमत और बरकतों का लेके आप ना ऐसी बातें करें। सुबह 5 सेकंड की एहतजाजी खामोशी इख्तियार की भाई, आप 10 मिनट की या पूरी जिंदगी खामोशी इख्तियार करें, किसी को कोई फर्क नहीं। आई विश कि मैं स्याह पट्टी भी बांध सकता इसके ऊपर, जिस तरह से अवाम के साथ हुकूमत का सलूक जारी है और मुसलसल जारी है। आप हुकूमत की बेइज्जती चेक करें कि अवाम जो सड़कों पे निकलते हैं वो और चीज़ें बढ़ाते हैं। कितनी बेरहमी है, कितनी रियासत की बेहिसी है। बहरहाल ताज़ा तरीन खबर ये है, अगर आप रात 11 बजे सो गए थे तो माजरत हमने आपको ज़रा ज़्यादा अब्रप्ट बता दिया। वो ये है कि पेट्रोल तकरीबन 15 रुपए मजीद महंगा हो गया है। बिल्कुल, निगरान हुकूमत भी महंगाई के चक्के में जो पिसे हुए आवाम पे है उस पर किसी सूरत भी रहम करती नजर नहीं आ रही है और ना वो तैयार है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बड़ा इजाफा देखने में आया। पेट्रोल की जी नई कीमत फी लीटर 305 रुपए 36 पैसे हो गई है। डीजल की कीमत में फी लीटर 18 रुपए और 44 पैसे का इजाफा हुआ है, जबकि डीजल की नई कीमत जो है 311 रुपए हो चुकी है और तकरीबन 312 रुपए बनती है। वजारत खजाना ने जी पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जो लोग जल्दी सो गए थे या शाम को वो लंबी लाइनें देख रहे थे पेट्रोल पंप्स के बाहर, उनको सुबह ये हम खबर दे रहे हैं कि आप अगर आज पेट्रोल डलवाएंगे तो वो आपको 15 रुपए महंगा मिलेगा। इसमें सिर्फ वो लोग नहीं हैं जो वैसे ही अपने तय सो गए थे, कुछ लोग वो भी हैं जिन्हें केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब ने तकरीर करके सुलाया था कि आप सो जाइए, हुकूमत जाग रही है, फिक्र ना कीजिए, घबराना नहीं है आपने, हम हैं ना, हम आपको रिलीफ देंगे। इजलास पे इजलास बुलाए, हालांकि सब इदारों के बारे में कहा कि जी हमने पूछ लिया उनसे, कोई बिजली वो नहीं लेते। आमीन अवाम के साथ इज़हार हमदर्दी किया बातों की हद तक और फिर उसके बाद निकाला एक अदद नोटिफिकेशन सफ़ेद रंग का काले लफ्ज़ों के साथ, और उसमें सिर्फ लफ्ज़ काले नहीं थे, उसने अवाम की तकदीर भी काली की है। और इसके साथ साथ मुझे लगता है पूरी दुनिया में हमारा मुंह भी, चूँकि जिस तरह अवाम पिस रही है यहाँ पे 26 करोड़ अवाम जिस तरीके से इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं, मुझे लगता है कि मुश्किलात थमने की नहीं है। और उससे भी ज़्यादा अलार्मिंग बात यह है कि जिन्होंने मुश्किलात हल करनी है उनके पास कोई सोल्यूशन भी नहीं है। उनके पास अगर है तो सिर्फ इख्तियार की कुर्सी है, इख्तियारात हैं और वक्त है। और कल केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के हवाले से कहा, एक स्टेटमेंट थी जो उन्होंने दी, इतनी महंगाई नहीं है कि पहिया जाम हड़ताल हो, बिल तो अदा करना ही होगा। बिजली के बिलों का इशू बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। इन्होंने जो हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर साहब हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, उन्होंने साफ जवाब दिया। कल वो सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि झूठे वादे करेंगे ना अपनी जिम्मेदारियों से हटेंगे। बिजली के बिल्स का मामला IMF के साथ मिलकर देख रहे हैं। IMF को बिजली के बिल्स के मामले में तजावीज़ दी हैं, अपने वज़रा को जो कामों का टारगेट भी दिया है, ये भी कहा है उन्होंने साथ साथ के इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्शन होगा तो हम चले जाएंगे। लेकिन जाने से पहले उन्होंने कहा है कि ये ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप पहिया जाम हड़ताल कर दें। ये तो वो भी तो बताया ना, उन्होंने कहा मुल्क काबिल हाथों में है, माशाअल्लाह, मुल्क पागल नहीं काबिल हाथों में। अच्छा, ये कसम से स्लिप ऑफ टंग था। मैंने आपको लिटरली देखा कि नेचुरली ये आपके अंदर की भड़ास निकल रही है। मैं आपको काबिल हाथों में, ऐसा प्राइम मिनिस्टर ने कहा। दिखाई बिजली की और मारी पेट्रोल की, दिखाई दाई मार दी बाई, बिजली पे लगाए रखा, पेट्रोल बढ़ा दिया और पेट्रोल बढ़ने से स्पीच के फौरन बाद बढ़ा दिया। मैं हैरान हूँ, ये ऐसा ही हमारे सभी प्राइम मिनिस्टर्स के साथ होता रहा है। मुझे याद है जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, प्राइम मिनिस्टर अवाम में आके और बात करते थे, नोटिफिकेशंस और निकलते थे। जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, प्राइम मिनिस्टर पब्लिकली और बात करते थे, नोटिफिकेशन उसके अगेंस्ट निकलते थे। और अब ये तो है ही, काकड़ साहब तो है ही केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, इन पे आप कितना गिला कर लेंगे। ये वो कंसर्न है जो हम इस हुकूमत के केयर टेकर गवर्नमेंट के आने से पहले इस प्लेटफॉर्म से उठाते रहे हैं कि तो अवामी नुमाइंदे भी नहीं है, किसी को जवाबदेह भी नहीं है, ये कैसे ख्याल रखेंगे। और अमला, हम वो जो स्टेटमेंट कल इशरत साहिबा की थी फाइनेंस मिनिस्टर की, उसको कतई तौर पर हम इग्नोर नहीं कर सकते। पहले फाइनेंस मिनिस्टर ने हैंड्स अप किया, उन्होंने हाथ उठाए, उन्होंने कहा जी बड़ी मुश्किल जिम्मेदारी हमने ले ली है, समझ नहीं आता कैसे ले लिया है। फिर उसको डिनाई किया, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। फिर उसको डिनाई किया कि नहीं मेरा कॉन्टेक्स्ट और था, हम तो खिदमत करने के लिए आए हैं। कल काकड़ साहब ने कहा कि इतनी भी महंगाई नहीं है कि आप पहिया जाम कर लें। मैं सोच रही हूँ कि अभी उन्होंने कहा है जिस तरह कल इशरत साहब ने बोला था, तो आज ये क्या स्टेटमेंट देंगे कि इन्होंने भी जोश खिताबत में बोला था, क्या हुआ था। चलिए देखते हैं क्या होता है जी। लेकिन पाकिस्तानियों पेट्रोल गल वध गई, ठीक है। और अभी तो हमने देखना है कि पंजाब रीजन के जब बिल्स आते हैं, चूंकि वस्ती पंजाब रीजन जिसमें हम भी बैठे हैं, इसके भी बिल्स आए नहीं है। हाँ वही ना, इसके भी आए नहीं है, तो सूरत हाल
को इतनी ठीक नहीं हो कि हुकूमत इसको फूलों की सेज ना समझे। ऑन बिहाफ ऑफ पीपल वी से, अगर हुकूमत को लगता है कि वो करते जाएंगे और ये होता जाएगा, क्योंकि जब लोगों के पास कुछ होगा ही नहीं तो वो क्या करेंगे फिर अल्टीमेटली हालात हुकूमत के काबू में नहीं रहेंगे। हमारी दुआ है कि ऐसा ना हो, लेकिन हम बहुत तेजी से उन हालात की जानिब बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत की हमने बात करनी है आज बड़ी खबर के अंदर, कि मईशत किस जानिब जा रही है और इस वक्त माशी तौर पर मजीद चैलेंज क्या है। दिगरगू हालात हैं जिसके बायस आवाम के जो रोज़मर्रा मामलात हैं वो इंतहाई बदतरीन तरीके से मुतासिर हो रहे हैं। कहा जाए कि हर चीज़ इस वक्त रिकॉर्ड सतह पे महंगी है, बस से बाहर है। मैं बिल्कुल बेसिक नेसेसिटीज़ की बात कर लेता हूँ, चाहे आटा है, घी, चीनी, दालें नहीं खरीद सकते आप, आपके बस से बाहर हैं। और ग्रॉसरीज के बिल, बिजली के बिल, बच्चों के स्कूल के बिल, दीगर आपके पानी के बिल, गैस के बिल, जिंदगी है कि का बिल नहीं रही कि हम बिल दें। बिल्कुल रही सही कसर बिजली के बिलों ने निकाल दी है, और बिजली के बिल आवाम पे जो कहना 440 वोल्ट का झटका साबित हो रहे हैं। आवाम बिजली के करंट के अभी सख्ते में ही है और सड़कों पर आए हैं और एक ही दहाई दे रहे हैं कि गजब कि इस गर्मी में हम पे मजीद जो कह ले कहर ना बरसाए। अगर थोड़ी बहुत जो सकत उनमें रह गई है वो भी खत्म हो गई तो हम नहीं रहेंगे तो किस पर हुक्मरानी करेंगे, ये आवाम कह रही है। बिजली के बिलों के खिलाफ जी ताजिर बरादरी भी सरापा एहतजाज है। मुल्क के कई बड़े शहरों में शटर डाउन हड़ताल भी की जा रही है। लाहौर के ताजरों ने कल 2 सितंबर को हड़ताल की कॉल दी हुई है, जबकि जमात इस्लामी भी कल सड़कों पर आने को तैयार है। हर कोई एक ही बात कर रहा है कि हुकूमत फौरी अशराफिया की जो मुफ्त बिजली है उसको खत्म करे, और यह हम भी अपने प्लेटफॉर्म से बार बार बात कर रहे हैं। अगर हुकूमत ये कर भी देगी ना, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा पॉलिसी लेवल पे, और आईएमएफ के साथ नेगोशिएशन के बगैर कोई चारा नहीं है। लेकिन स्टिल इमरान बहुत सारी ऐसी ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर ऐसे इकदाम होने चाहिए। डेफिनेटली आवाम को चले आप एक इमेज ही दे दें कि हम ये इकदाम कर रहे हैं ताकि आपको रिलीफ मिले। हमारे साथ खुरम साहब हैं, जरा उनसे तजिया ले लेते हैं। खुरम शहजाद साहब इकोनॉमी के माहिर हैं, उनसे जरा पूछते हैं। खुरम भाई, थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग, थैंक यू आपने हमें ज्वाइन किया। सारी सूरत हाल तो हमने आपके सामने रखी है और आप हमसे बेहतर बखूबी वाकिफ हैं। सबसे पहले ये जो रात को जोर का झटका हाई जोरों से लगा, ये हाई असली वाली थी, स्क्रिप्टेड हाई नहीं थी, सबकी निकल रही है कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में। आप इस झटके को कैसे देख रहे हैं, क्या आवाम एब्जॉर्ब कर पाएगी? और मेरी इंफॉर्मेशन तो ये भी है कि ये झटका मजीद कई और रुपयों का हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में, यहां तक रुकने वाला नहीं है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। देखें, इसमें जो है अगर आप ओवरऑल देखें तो आप पेट्रोल की बात कर रहे हैं, पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस की जो रात को जो है बढ़ाई गई हैं। इसमें देखें इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी हैं, उनमें थोड़ा सा चेंज आया है। लेकिन अगर आप लोकल मार्केट देखें तो उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपकी इकोनॉमी को जो है हर तरह से अब इम्पैक्ट करना शुरू कर दिया उसने। एक तो जो है वो रुपये का चेंज होना है, रुपये का डॉलर के अगेंस्ट जो कदर है वो होना है। और पिछले अगर आप तकरीबन कोई 1.5 हफ्ते की बात करें, 1.5 या 2 हफ्ते की बात कर लें, 15 दिन की बात कर लें, तो तकरीबन हर दिन 1 से 2 रुपया जो है वो डॉलर ने जो है रुपए के अगेंस्ट अप्रिशिएट किया, यानी कि रुपए ने अपनी कदर खोई है। तो देखिए हम तकरीबन कोई 85% हिस्सा अपनी जो कंजम्पशन है, यानी कि हम जो ऑयल कंज्यूम करते हैं, ओवरऑल ऑयल, डीजल और दूसरे जो एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं, इसका तकरीबन 85% हिस्सा इम्पोर्ट करते हैं। तो जितना ज्यादा इम्पोर्ट होता है उतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी लोकल करेंसी पे, और जितना लोकल करेंसी आपकी नीचे जाती है उतना ज्यादा आपको वो चीज महंगी पड़ती है। तो इशू ये है कि डॉलर क्योंकि अभी हम उसको कवर नहीं कर पा रहे, देख नहीं पा रहे कि क्यों बढ़ रहा है इतना ज्यादा। एक वजह यह है कि ओपन मार्केट में डॉलर बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है, इंटरबैंक में इतना ज्यादा मसला नहीं है, इसलिए गैप बहुत ज्यादा आ गया है। तो वो एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से आपको पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस महंगी पड़ रही है। तो ये देखना होगा कि डॉलर को किस तरह से जनरेट किया जाए, कितना डॉलर किस तरह से जा रहा है, कौन ले रहा है, ये सारा देखना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो आप कंटिन्यूसली देखेंगे कि डीजल की प्राइसेस, पेट्रोल की प्राइसेस, एलएनजी की प्राइसेस और दूसरे जो एनर्जी मसनूआत हैं सबकी प्राइसेस ऊपर जाती रहेंगी, और ये इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स आपके नीचे नहीं आएंगे, इनमें मजीद इजाफा होगा। तो ये हमें देखना है कि जो डॉलर है ना, ये आपको कैसे इसको कंटेन करना है या इसके अगेंस्ट कैसे इंश्योर क्रिएट करना है, तो ये बड़ा मसला है। इस वजह से आपको पैसे बढ़ेंगे। अच्छा, एक और चीज मुझे बताइए, ये आईएमएफ का तो जो कंसर्न होता है, मुझे क्लियर कीजिएगा गलत बोलूं, कि आईएमएफ का तो कंसर्न होता है कि आप पैसे जनरेट कहां से करेंगे। अगर आपका एक सर्टेन टारगेट है तो आपके मींस ऑफ जनरेशन ऑफ वेल्थ क्या है, कहां से ये पैसा आएगा जिससे पूरा होगा। डिस्ट्रीब्यूशन से शायद उनका इतना
कंसर्न नहीं होता, हम अगर टैक्सेस की मद में कहीं पे कोई रिलीफ नहीं भी दे सकते या नहीं ले सकते एज पर आवर एग्रीमेंट, तो डायरेक्ट कॉम्पनसेशन की सूरत में तो हम कंपनसेट कर सकते हैं पब्लिक सेफ्टी नेट के अंदर, जैसे हम बेनजीर इनकम में पैसे देते हैं, जैसे हमने कोरोना के वक्त लोगों को बिलों के अंदर रिलीफ दिया था। तो हुकूमत ऐसा कुछ कर सकती है कि पर बिल कुछ रिलीफ अमाउंट दे दी जाए, हुकूमत महकमे को पे कर दे और वो अवाम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए रिलीफ, ऐसा कोई कुशन या विंडो हमारे पास है इस सूरत हाल में? बहुत अच्छा आपने जो है सवाल किया है। ये देखें, इसमें ना होना भी यही चाहिए कि सब्सिडी कोई होती है अगर, या आपने उस अपने जो है वो सेगमेंट को प्रोटेक्ट करना हो जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड हो, इसमें बिल्कुल जो है कि ISP के थ्रू आप जो है वो अमाउंट बढ़ा सकते हैं, या उसमें जो है आप अपना सब्सिडाइज जो है वो एक अमाउंट दे सकते हैं। और इसमें होता ये है कि IMF भी यही कहता है कि आप सब्सिडी डायरेक्ट दें, आप इनडायरेक्ट सब्सिडी मत दें, क्रॉस सब्सिडीज मत दें कि एक को आप सस्ता करके दूसरे को उससे आप फंड करवा रहे हो। जैसे अगर आप देखें, ये बात आ रही थी बीच में कि बड़ी गाड़ियों वालों को आप जो है वो ज्यादा पेट्रोल महंगा बेचेंगे और वो फिर वहां से जो पैसा जनरेट होगा उससे आप मोटरसाइकिलिस्ट को जो है ना पेट्रोल सस्ता देंगे। तो ये गलत तरीके हैं। इससे आपके इम्पोर्ट बिल पे कमी नहीं आती। इम्पोर्ट बिल पे कमी लाने का एक तरीका ये होता है, या तो कन्वेंशन आप जो मार्केट वगैरह टाइम पे बंद करें, या फिर आप जो है पेट्रोल को महंगाई रखें उनके लिए जो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको इनडायरेक्ट सब्सिडी देते हैं BISP के थ्रू, और उसके थ्रू जो चाहे वो पेट्रोल लें, खाने की चीज लें, बच्चों की तालीम करें, कुछ भी करें, आप उनको BISP के थ्रू, और IMF ये कहता है कि आप BISP में अमाउंट बढ़ा सकते हैं। और एक हमारे पास 2-3 ऑप्शन होते हैं ना बजट के अंदर, कि आप एक इमरजेंसी फंड भी आपके पास 250 अरब का है, उसमें कुछ अमाउंट आप उसमें से यूज कर सकते हैं। नहीं करती IMF के साथ आपको बात करनी पड़ेगी, हो सकता है। दूसरा, आप PSDP इतना बड़ा अनाउंस करते हैं, आपका मकसद ये होता है कि आप अपने MCAs MLAs को जो है ना वो अमाउंट देते हैं ताकि वो जो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से जाके जो है उसको यूज करके जो अपना वोट बैंक क्रिएट करें, तो उसको आप कम करके यहाँ पे आप इम्प्रूवमेंट देना, आप इस वक्त आपको वहाँ से जो है सपोर्ट की जरूरत है। सब किया जा सकता है, लेकिन बात वही है ना कि आप सोचें उस पर कि आने वाले दिनों में अगर ये मसले होंगे तो हम कैसे उसको टैकल करेंगे। हर चीज का हल मौजूद है, हर चीज का हल मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका सोल्यूशन निकालने के लिए जो एक सेटअप है। अच्छा खुरम, अभी आपने खुद भी बात की, और ये जो एनर्जी के मसाइल हैं या दीगर चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं, पेट्रोल प्राइसेस आपने कहा कि हमारी लोकली इंक्रीज हो रही है इनकी प्राइसेस, लेकिन जिन लोगों ने इकदाम करने हैं, जो यह सेटअप अभी हमारे पास मौजूद है, हम इसके हवाले से पहले भी कंसर्न जाहिर कर चुके हैं कि ये अब किसी को जवाबदेह नहीं है। अगर ये किसी को आवाम के ऊपर अगर बर्डन डालते भी हैं या लॉन्ग टर्म पॉलिसीज की तरफ नहीं भी जाते या शॉर्ट टर्म गोल्स की तरफ जाते हैं, तो इसका सारा प्रेशर तो पब्लिक के ऊपर आ रहा है। और अभी हमने देखा भी है साड़ी सी कि इन इकदामात या रिफॉर्म्स के लिए इस सेटअप के साथ कितनी पॉसिबिलिटी है कि कुछ चीजें लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा बन सके। देखिए, आपने एक बात की है ना कि ये सेटअप जो है किसी को जवाबदेह नहीं है। ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। जो भी पब्लिक सेक्टर में काम करने के लिए आता है वो 100% जवाबदेह होता है। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको कोई पोजीशन मिले और पब्लिक सेक्टर के लिए आप काम करें या गवर्नमेंट में आके काम करें और आप कहें कि जवाबदेह नहीं है। केयर टेकर सेटअप भी जवाबदेह होता है। ये कैसे हो सकता है कि कोई जवाबदेह ना हो? ये हमारी एक तो इंटरप्रिटेशन जो है ना गलत अब हमने शायद बना ली है। होना ये चाहिए कि प्रॉब्लम इसमें देखिए, इस तरह से इसको देखते हैं कि क्योंकि इनका कोई लेगेसी इस तरह से नहीं होती, कोई पॉलिटिकल एसोसिएशन इतनी ज्यादा नहीं होता, इसलिए आप ये कहते हैं कि जी ठीक है वो कुछ भी करेंगे तो उनको ये नहीं है कि मुझे वोट लेने जाना है। लेकिन ये ऐसी बात भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक्सपेक्टेशन हमारी ये होनी चाहिए, केयर टेकर सेटअप कर कुछ इसलिए नहीं सकता कि वो ट्रांजिशन फेज के लिए आया, उसको सिर्फ एक चीज को कंटिन्यू करके उसको ख्याल करना है कि जी कोई चीज डी ना हो। लेकिन एक बात ध्यान में रखें आप कि इस सेटअप के लिए 3-4 चीजें एम्पावर की गई हैं इसको, जिसमें प्राइवेटाइजेशन है, जिसमें स्टेट ओन एंटिटीज के लॉज हैं कुछ ऐसे, तो उनको ठीक करने का जो है मौका दिया जा सकता है। फिर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इनको एम्पावरमेंट की गई है। फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, फिर मल्टीलेटरल एग्रीमेंट पे ये बात कर सकते हैं। तो ये रिलेटिवली बेहतर एम्पावर्ड सेटअप है, क्योंकि काम किया जा सकता है कि आप टैक्सेस को थोड़ा बहुत अगर कम करते हैं बेसिक कीमतों में, और फिर आप कहीं और टैक्सेस लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट रेस करने के लिए आप काम करते हैं, या प्राइवेटाइजेशन में आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है जो बिजली को पहुंचाती है आप तक, इनकी लॉसेस है ना 520 अरब के लॉसेस है इनके, जो कि हम पे आप पे डाले जा रहे हैं। तो इनको ठीक किया जा सकता है, इनको प्रोविंशियल एम्बिट में दिया जा सकता है। उसके अगेंस्ट जो प्रोविंसेस को पैसे मिलते हैं टैक्सेस में, आप कहें ना जी उनके अगेंस्ट आप इसको ठीक करें, वरना आपके टैक्सेस के पैसे कम हो जाएंगे जो आपको मिलते हैं।
तो प्रोविंसेस का काम होना चाहिए ये कि उनके रीजन में सारी ये डिस्कोज आती हैं जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज कहते हैं, और वो उनको मैनेज करे, उनको ठीक करे। फेडरल कैसे करता रहेगा? यकीन मानिए अभी भी जी टेक्निकली जब आप जैसे टेक्निकल लोगों से बात होती है तो वो जो एक हर तरफ मायूसी या अंधेरा नजर आ रहा होता है भाई, वो काफी हद तक जहन से छटता है। आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि हर चीज का सोल्यूशन है, आप करने की कोशिश करें, और वही बात है मुझे लगता है कि मसला सारा विल का है जिसकी वजह से ये चीजें सॉर्ट आउट नहीं होती। ठीक है, टाइम हमारा खत्म हो गया, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और हमसे बात की। खुर्रम शहजाद साहब ये कह रहे थे जी मसला डॉलर इनफ्लोस का है, डॉलर जब तक ज्यादा नहीं होगा उस वक्त तक ये प्राइस का जो फर्क है ओपन मार्केट का और फॉर्मल मार्केट का ये कम नहीं होगा, तो ये मामलात ऐसे रहेंगे। लेकिन यकीन जानिए मईशत की नजर में और मईशत दानों की नजर में ये मामला हल तलब है, मामला ऐसा नहीं है कि और हर चीज का सलूशन है, उसके ऊपर सिर्फ विलिंगनेस होनी चाहिए कि आपने इसका सलूशन निकालना कैसे और रिफॉर्म्स। आज वैसे प्राइम मिनिस्टर तकरीबन 1 घंटे के बाद खिताब करेंगे हमारी इतलात के मुताबिक, तो देखते हैं क्या उनका फॉर्मल स्पीच है, तो आपको दिखाएंगे भी। इससे पहले कि हम आगे जाएं, अब थोड़ा सा आपने बहुत टेम्परेचर हाई कर दिया, थोड़ा सा लो करें आप, थोड़ा क्रिकेट की बात करें। क्या बात है जनाब, एशिया कप के मैच में श्रीलंका ने भारत को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी है। बांग्लादेश को, सॉरी किसको? भारतीय फैंस ऐसे कांपना शुरू हो गए गुस्से मेरे दिमाग में इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, पाकिस्तान इंडिया मैच का असर क्रेज होता है। अच्छा जी, जिस में हम बात कर रहे हैं इसका साथ साथ जी दूसरी जानिब एशिया कप में जो अब पाकिस्तान और वर्सेस इंडिया का मैच होने वाला है जो कि कल होगा सितंबर 2 सितंबर को, उसके लिए जिस तरह मेरे दिमाग में इंडिया पाकिस्तान चल रहा था क्या कहा, पाले केले में हो रहा है। ठीक है जी, पाले केले में हो रहा है और इसके लिए एक्साइटेड है हम सब बहुत ज्यादा। ठीक है, और क्या होता है और कैसी सूरत है। हमने आज आपके लिए एक ऐसी लेजेंड शख्सियत को एंगेज किया, हमने कहा कि हम वैसे बात तो करते रहते हैं, आप वैसे यूजुअली जोश जगा दे जो देख रहे हैं हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन है मिर्जा इकबाल बेग साहब के साथ, शोएब भाई के साथ, उनमें द लेजेंड इज देयर, वन एंड ओनली जावेद मियांदाद, एंड ही इज एक्चुअली वन एंड दी ओनली। जब भी क्रिकेट की बात होती है, दुनिया क्रिकेट की और क्लास की बात होती है, तो जावेद भाई का नाम सरे फहरिस्त आता है पाकिस्तान में, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हमने कहा जरा हल्का फुल्का इंटरेक्शन कर लें, बाकी आप उनको जोश जगाते में तो देख ही रहे हैं। जावेद भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। कल मदर ऑफ ऑल मैचेस, दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा टाकरा है वर्सेस पाकिस्तान एंड इंडिया, और पूरी दुनिया की नजरें इस पर हैं, बारिश के भी इम्कानात मौजूद है। सबसे पहले तो जेनेरिक जनरल, आपने बड़े मैचेस खेले और इंडिया को खास कुछ पसंद नहीं है आप अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, क्या कहेंगे सर आप? मैच जो है वो बड़ा लाजिम बात है कि दोनों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है और दोनों की टीमें जो है माशाल्लाह मतलब बड़ी अच्छी हैं, मगर मैं हमेशा अपनी टीम को बैक करता हूं और हमारी टीम मुझे लगता है कि इंशाल्लाह अच्छा करेगी और करना चाहिए। मैं अपनी टीम को सबसे पहले तो बेस्ट ऑफ लक कहता हूं, और जिस तरह से आप क्रिकेट खेल रहे हैं, खेलते आ रहे हैं, इसी तरीके से आपने खेलना है। अगर इंडिया से मैच है तो कभी प्रेशर जो है अपने ऊपर नहीं, हमेशा प्रेशर दिया जाता है, और मुझे पूरी कॉन्फिडेंस है हमारी टीम के ऊपर, जिस तरह से सारे प्लेयर जो खेल रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं वो लग रहा है। तो मैं टीम को एक तो विश करना चाहता हूँ कि अल्लाह करेगा इंशाल्लाह आप ज़रूर जीतेगो, बेस्ट ऑफ लक, और उम्मीद करता हूँ कि हर लड़के ने इस मैच को बड़ा मतलब सोच समझ के और बड़ा अपने आप को इन्वॉल्व करके क्रिकेट में और ये मैच खेलना है, क्योंकि आपकी इन्वॉल्वमेंट क्रिकेट की होना ऐसे मैचों में बहुत ज़रूरी होती है, जिस जगह जहाँ टाकरा होता है, जहाँ मतलब दोनों टीमें जो हैं वो जीतना चाहती, कोई हारना नहीं चाहती। तो ख़ास तौर हमारा इंडिया और पाकिस्तान के जो मैचेस हैं वो हमेशा इसी तरीके से होते हैं कि दोनों टीमें जो हैं वो हारना नहीं चाहती हैं, तो उसके लिए मेहनत ज़रूरी है, और क्रिकेट में हार जीत गेम का हिस्सा है। मैं अपनी टीम को ये भी कहता हूँ कि कभी ये इस प्रेशर से ना जाओ कि हम हार जाएंगे, नहीं, आप अच्छा खेलें, ट्राई योर बेस्ट कि हम अच्छा खेलेंगे तो ज़रूर जीतेंगे। तो जो भी टीम अच्छा खेलती है उसके चांसेस जीतने के ही होते हैं। तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है और विश यू बेस्ट ऑफ लक, और आप इंशाल्लाह जीतेंगे, मगर गलती आपकी जो है ना वो नहीं होनी चाहिए। सारे प्लेयरों को आपस में बैठ के स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, बॉलरों को भी बनानी चाहिए, उनके प्लेयर जो हैं, बैट्समैन जो हैं जितने हैं उनको है ना बिल्कुल आप पिन पॉइंट करें कि वो उसके कौन से पैट शॉट हैं, वो कहाँ प्रॉब्लम में है, किस तरीके से। ये क्रिकेट की जो ABCD जो है वो आपने होमवर्क में ये करके जानी होगी। विश यू बेस्ट ऑफ लक।
अच्छा, ग्रीन शर्ट्स की हम बात कर रहे हैं, नंबर 1 रैंकिंग पर है इस वक्त वनडे में और टीम का कॉन्फिडेंस लेवल भी बड़ा अच्छा है। नेपाल के खिलाफ भी जो हमने पहला मैच जीता है, एक अच्छा मोमेंटम बिल्ड हुआ है। तो आपके ख्याल में कौमी टीम को नंबर 1 रैंकिंग का भारत के खिलाफ में कितना फायदा होगा? बिल्कुल, देखिए ये तो दुनिया के लिए है और हमारे लिए भी है। लाजिम बात है कि हम भी चैंपियन है, नंबर 1 दुनिया में है, तो उसको बरकरार रखने के लिए बिल्कुल आपने सिर्फ मैच खेलना और मैच जीतने की कोशिश करें। आप ये ना देखें कि हम नंबर 1 है या नंबर 2 है, राइट। ये क्रिकेट में अप एंड डाउन तो होता रहता है, मगर क्रिकेट अच्छी खेलनी है, हमें क्रिकेट से जीतना है। हमारे प्लेयरों को मैं यही कहूँगा कि देखिए क्रिकेट से ही जीतता है और कौन खेलता है, आप लोग खेल रहे हैं। तो आप अपना फोकस रखें, अपने आप को तैयार करें, इंडिविजुअल एंड कलेक्टिवली जब आप ग्राउंड में होंगे। इंडिविजुअल आप बॉलर जब बॉलिंग कर रहा है इज इंडिविजुअल, उसके हाथ में बॉल है, वो क्या कर सकते हैं। इसी तरीके से बैट्समैन, क्योंकि जब आप खेल रहे हैं आप मालिक हैं, हर चीज आपने देखनी है। और कलेक्टिवली जब आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, पूरी टीम बॉलिंग और ये सब आपको सपोर्ट करते हैं, तो इंडिविजुअल हर आदमी को संभालना पड़ेगा नंबर 1, और नंबर 2 लाजमी बात है वो कलेक्टिवली आ जाता है और टीम जो है वो एक टीम की तरह आ जाती है। ट्रू। आप बिल्कुल जावेद भाई, वेरी पॉजिटिव एंड यू सेइंग कि हर किसी को अपनी रिस्पांसिबिलिटी निभानी पड़ेगी, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कोई चेंज या तब्दीली एक्सपेक्ट करते हैं आप टीम में, एक्सपेक्ट करते हैं या तफवीज करते हैं कि होनी चाहिए? अगर देखिए पहली टीम खेल के अच्छा जीती है और फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंस अच्छी हुई है, तो आई डोंट थिंक कि आपको एकदम चेंज करना चाहिए, अनलेस सामने वाली टीम को देखते हुए और उसकी वजह से अगर आप किसी बॉलिंग यानी कि ज़्यादा करना चाहते हैं, अच्छी अटैक करने वाली बॉलिंग रखना चाहते हैं या बैटिंग रखना चाहते हैं या ऑलराउंडर को आप प्रेफर करते हैं, ये आपकी अपनी स्ट्रेटेजी उस टाइम वक्त के साथ आपको करनी पड़ती है। अब देखना ये है कि आप देखेंगे पहले तो विकेट कैसी है, क्या है यहाँ पर, कौन से, क्योंकि 14-15 जो प्लेयर्स गए हुए इन्हीं में से ही खेलना है। अगर पास वाली टीम बड़ा अच्छा खेलिए, परफॉर्म किए, उसे कंटिन्यू कर दें तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं, क्योंकि दे ऑल आर इन फॉर्म है। ठीक है, आपके मुताबिक जो टीम है अगर वो जीतने वाला एक कॉम्बिनेशन है तो उसको चेंज नहीं होना चाहिए। बाबर आजम को कोई आप मशवरा देना चाहें, क्योंकि आप सबसे पहले जो एशिया कप है 1984 में खेल चुके हैं और इसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर चुके हैं, तो जाहिर है आपका एक्सपीरियंस भी है इस हवाले से, कोई मशवरा देना चाहें आप बाबर आजम को? बाबर आजम को मैं एक तो सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ, विश करता हूँ कि इंशाल्लाह आप जिस तरह खेल रहे हैं आप इसी तरह खेलें। अपनी क्रिकेट को आपने चेंज नहीं करना, जिस तरह खेल रहे हैं, हाँ, मगर थोड़ा सेंसिबली कुछ मैचेस में आ जाता है। जैसे अब आपका कल का इंडिया के अगेंस्ट मैच होता है, उसको थोड़ा आपने काफ़ी तवज्जो से सीरियसली और कोई यानी कि अपने ऊपर एक सोच समझ के कि हाँ वी आर प्लेइंग अगेंस्ट अच्छी टीम। और आपको पता है इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट में थोड़ा प्रेशर भी होता है और दोनों टीमें जो है वो हारना नहीं चाहती हैं, मगर हार जीत का फैसला परफॉर्मेंस ही करता है। तो मैं यही कहूँगा कि जितने हमारे की प्लेयर हैं, नॉट ओनली बाबर आजम आप, बल्कि सारे लड़कों को मैं यही कहूँगा कि देखें हर प्लेयर ने बड़े मैच जब होते हैं उसमें अपनी जिम्मेदारी निभानी होती है और जिम्मेदारी लेनी होती है, क्योंकि आप प्लेयरों ने ही करना है, आप प्लेयर ही करके जीत सकते हैं, बाकी कोई आउटसाइड से तो कुछ नहीं हो सकता। आउटसाइड से इंशाल्लाह हमारी दुआएं आप लोगों के साथ होगी। जस्ट ट्राई एंड प्ले अच्छी क्रिकेट, प्रेशर नहीं लें, गेम में हार जीत होती है और ये ना लेके जाएं दिमाग में कि हम हार जाएंगे, हार नहीं, गो एंड प्ले गुड क्रिकेट, अपने ऊपर भरोसा रखें, अपने आप को है ना पॉलिश करके रखें और इस ऐसे गेमों में थोड़ा आपको ज़्यादा केयरफुल होके खेलना पड़ता है। वाह वाह जावेद भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर सच पॉजिटिव विशेस एंड थॉट्स एंड मैसेज एट टाइम। मुझे लगा जब आपने कहा कि बाबर आजम को क्या मशवरा देंगे, तो मैंने कहा कि कहीं ये ना कहते कि वजीर आजम नहीं बनना आपने, सिर्फ बाबर आजम रहना। जावेद भाई मैंने कहा शायद ये मशवरा दे दे। खैर जी, जिस लाइटर नोट, पाकिस्तान वर्सेज इंडिया और हीट बढ़ती जा रही है और कल बेसिकली अहमदाबाद के तमाशाई ये फैसला करेंगे कि उन्होंने जो नट बोल्ट्स हैं वो किसके लिए खरीदने हैं, टीम पाकिस्तान के लिए या टीम इंडिया के लिए। वन मोर थिंग, फिर ब्रेक लेंगे। बारिश के चांसेस तकरीबन 90% हैं, हाँ, मतलब तकरीबन 90% भी रिपोर्टेडली हैं, तो अगर बारिश हो गई तो फिर बहुत फीका हो जाएगा। चलो कोई नहीं, ब्रेक लेते हैं। वेलकम
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। वक्त हुआ चाहता है हमारे सेगमेंट हिमाकत की नफ्सियात का, जिसके ऊपर हम बहुत ही अहम मौज़ूआत पे जिस पर यूजुअली बात नहीं होती करते हैं। और आज हम दी कैशलेस इफेक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं कि इसका इकोनॉमी के ऊपर, हमारी ज़िंदगी के ऊपर क्या असर हो सकता है। पूरी दुनिया तो इस पर चल रही है, हम क्या करने जा रहे हैं, इस पर बात हो रही है, दिखाते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं द साइकोलॉजी ऑफ स्टुबिडिटी, यानी हमाकत की नफ्सियात। हमाकत की नफ्सियात में आज बात करेंगे कैशलेस इफेक्ट की। कैशलेस इफेक्ट क्या है? आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, आप डेबिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, आप जो मनी का जो एक डिजिटल तस्वुर है, इंसान जो है वो बतदरीज उस तरफ जा रहा है, बल्कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो मुकम्मल तौर पे जा भी चुकी हैं। हम भी उन्हीं फेजेस में हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो कैश का जो फिज़िकल तस्वुर है वो पेपर की फॉर्म में या कॉइन्स की फॉर्म में वो मतरूक होता जा रहा है। नफ्सियात पर इसके क्या असरात हैं? फिज़िकल कैश, या अगर आपके हाथ में नोट हैं या आपके हाथ में कॉइन्स हैं, यानी उनकी एक फ़िज़िकल फॉर्म है, उनकी एक तबई फॉर्म है, वो कोई हुजम रखते हैं, तो उसके साथ जो रिसर्चर्स हैं, यानी जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उसके साथ एक पेन ऑफ पेमेंट, ये एक लफ्ज़ के साथ जोड़ते हैं। यानी आपको हमेशा जो फिज़िकल फॉर्म है वो देते हुए, कैश की फॉर्म यानी वो नोटों की शक्ल में या वो जो कॉइन्स या सिक्कों की शक्ल में देते हुए, वो आप एक पेन से गुजरते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली जब वो डिजिटल पेमेंट कर रहा होता है, जब वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेगा या डेबिट कार्ड से पेमेंट करेगा, जो डिजिटल फॉर्म के हवाले से किसी भी और फॉर्म पे जाएगा, तो वो जो पेन ऑफ पेमेंट है वो कम हो जाता है। और जब रिसर्च में देखा गया और बाकायदा क्वांटिफाई किया गया कि वो जो पेन ऑफ पेमेंट है, वो जो तकलीफ़ का एहसास है, वो जो एक डिस्ट्रेस है, वो उसका एहसास जो है वो डिजिटल पेमेंट में कम है, जबकि फ़िज़िकल पेमेंट में या फ़िज़िकल अगर फॉर्म है कैश की तो उसमें ज़्यादा है। आप देखिए कि जब आप फिज़िकली कैश दे रहे होते हैं तो उसमें आपको लूज़र होने का या लूज़ करने का एहसास ज़्यादा होता है बनिस्बतन डिजिटल के। एक तो ये एक बहुत नुमाया वजह है। दूसरी वजह यह है कि जो वैल्यू ऑफ मनी है वो ज़रा मुश्किल से समझ आती है डिजिटल में, कि उसकी बुनियादी तौर पे उसकी वैल्यू कितनी है। लेकिन जब वो फिज़िकल फॉर्म में होती है, वो जो नंबर ऑफ़ नोट्स हैं या कॉइन्स हैं उनकी फॉर्म में है, तो उसका जो पेन ऑफ पेमेंट इस वजह से ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें वो बहुत अच्छी तरह, या कम से कम डिजिटल फॉर्म से बेहतर समझ आता है कि इसकी असल जो कदर है, मनी की जो वैल्यू है वो क्या है। जो इंसान की एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स हैं या एब्स्ट्रैक्शन है वो है तो बहुत अच्छी, लेकिन अगेन नंबर्स में वो किसी हद तक आपको एक तस्वुर देती है लेकिन एग्जैक्टली क्वांटिफिकेशन नहीं देती। इसको जो समझिए कि उसकी जो मिकदारी शक्ल है उसको एग्जैक्टली तौर पे मुतशक्किल करना कि है कितनी, ये आपको फिज़िकल फॉर्म में ज़्यादा मिलती है। ये जो कंपैरिजन है क्रेडिट कार्ड्स का, जो डिजिटल फॉर्म जो करेंसी की है और दूसरी जो फिज़िकल फॉर्म है, इस पर जो बड़े रिसर्चर्स हैं उसमें दिलीप सोमन हैं या एलिजाबेथ ने 1979 में बहुत अच्छा काम किया था। फिर 1986 में रिचर्ड फिनबर्ग हैं, उनका बहुत अच्छा काम है। और ये तमाम स्टडीज़ जो हैं ये आपको बताती हैं कि जो आप कैशलेस सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं, तो ये जो कैशलेस सोसाइटी की तरफ जाना है ये एक ख़ास तरह का नफ्सियाती मामला भी पैदा कर रहा है। और वो इसकी वजह ये है कि जो स्पेंडिंग है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। कंज्यूमरिज्म जो है उसने बहुत ज़्यादा फ़रोग पाया है इस क्रेडिट कार्ड की इन्वेंशन से, या जो डिजिटल फॉर्म है इसकी इन्वेंशन से बहुत ज़्यादा परवरिश पाई है कंज्यूमरिज्म ने। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें, मिसाल के तौर पे 2019 की सिर्फ आप स्टैट्स देखें तो 2019 में अमेरिका में, सिर्फ अमेरिका में 14 ट्रिलियन कंज्यूमर डेट था। इसके एनालिसिस करें तो ये जो तमाम इंडिविजुअल सतह पे यानी इनफरादी सतह पे ओवरऑल ठीक है, वो कंज्यूमरिज्म की वजह से इकॉनमी ने ग्रो किया अपनी जगह पे, लेकिन नफ्सियात के वजह से अगर आप देखें तो वो जो इंडिविजुअल है उसने कुछ स्ट्रेस भी पाला, कुछ डिप्रेशन, कुछ एंग्जाइटी का भी शिकार हुआ। वो जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसी गवर्नमेंट का, उस पर भी बोझ बना। तो इन चीज़ों को अगर आप इस एंगल से देखें या इंडिविजुअल इनफरादी सतह पर देखें तो इसी कंज्यूमरिज्म ने, इसी ओवर स्पेंडिंग ने एक इंडिविजुअल जो है उसकी ज़िंदगी में क्या कोई पॉजिटिविटी लाई, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और फिर जब हम इसको थर्ड वर्ल्ड में देखते हैं, तीसरी दुनिया में देखते हैं, तो हमें मालूम होता है कि क्योंकि तालीम की कमी की वजह से, तजर्बे की कमी की वजह से इंसान जो है वो नताइज से उस तरह वाकिफ़ नहीं होता। तो इसके वाले से वो किसी भी जज्बात की रो में बह जाएगा और एक ऐसी परचेजिंग करेगा जिसका ताल्लुक शायद या उसकी कम से कम उसको उस वक्त इतनी ज़्यादा ज़रूरत ना हो,
लेकिन वो जज्बाती तौर पे एस्थेटिकली उसको बहुत अच्छी लग रही है, या उसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी की गई है, या आगे कोई वर्ल्ड कप आ रहा है और उसको समझता है कि कम से कम 50 इंच की स्क्रीन पे देखूंगा तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, और उसकी वजह यह है कि उस वक्त उसके पास क्रेडिट कार्ड है। और फिर इंसान ये भी सोच रहा होता है कि शायद क्योंकि मैं 1 महीने या 2 महीने तक मुझे वापस करनी होगी रकम, या उसके बाद रकम वापस करना की शुरुआत होंगी, उस वक्त तक हो सकता है कि मेरे पास कहीं और से रकम आ जाए। सो वो जो प्रेजेंट मोमेंट है, लम्हा मौजूद है, इसमें जज्बात गालिब आते हैं, और जो लॉन्ग टर्म डिसीजन है जो कि रीजनिंग पे बुनियादी तौर पे तो प्रेजेंट मोमेंट लम्हा मौजूद में भी रीजनिंग होनी चाहिए और अकली दलील से फैसला करना चाहिए, लेकिन उस वक्त वो जज्बात गालिब होते हैं और अकली दलील जो है उसको शिकस्त होती है, और वो एक ऐसी परचेजिंग करता है जिसको उस वक्त उसकी बराह रास्त ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो जमालियात या किसी भी हवाले से उसकी खूबसूरती के हवाले से, उसकी मार्केटिंग इस तरह की गई है उसके हवाले से उसका शिकार होता है, वो परचेजिंग तो कर बैठता है, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं या नताइज हैं वो अभी उसको भुगतने होते हैं। और ये वो 7, 8, 10, 15, 20 दफ़ा जब ये करेगा तो उसके बाद शायद उसको वो तजर्बा हो कि मुझे क्रेडिट कार्ड को किस तरह इस्तेमाल करना है, और ये तजर्बा हासिल करते करते उसकी ज़िंदगी जो है उसकी हो सकता है कि 10-15 साल जो है वो स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में और इन चीज़ों में गुजरें, और उसकी हेल्थ पे बराह रास्त जो है उसके असरात हों। और क्योंकि हमारे यहाँ बचपन में जज्बात पे कंट्रोल करने की तरबियत भी नहीं दी जाती, ना हमारे निसाब का हिस्सा है, ना वालिदैन उस तरीके से परवरिश करते हैं, तो उन साइंटिफिक अंदाज से तरबियत न होने की वजह से भी जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो वो इम्पल्स कंट्रोल होता नहीं है, जज्बात पे कंट्रोल होता नहीं है। तो जो डिजिटल फॉर्म है मनी की वो उनको बहुत ज़्यादा ऐसी परचेजिंग करने पे, ऐसी चीज़ों की ख़रीदारी करने पर उकसाती है जिसका उनको बराह रास्त ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उसके बाद और उनके कॉन्सिक्वेंसेस से भी वाकिफ़ नहीं होते, नताइज से भी वाकिफ़ नहीं होते, और ये 10-15 साल उनकी ज़िंदगी के ले लेते हैं ये तमाम जो तजुर्बात हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि कैशलेस फैक्ट जो है ये आपको समझ आ गया होगा, और कैशलेस फैक्ट जो है ये इसको समझना और उसके नफ्सियाती मामलात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि जो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, या आप डिजिटल फॉर्म कोई भी ले लें, वो बहुत खूबसूरत है, उसने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सहूलत पैदा की है, वो बहुत कमाल है। सिर्फ प्रॉब्लम वहाँ पे आ जाता है जब वही सहूलत जो है वो आपकी गलत अंडरस्टैंडिंग की वजह से या जज्बात पर कंट्रोल न होने की वजह से आपकी ज़िंदगी में सहूलत से ज़्यादा एक प्रॉब्लमेटिक या एक मसाइल जो है उनकी वजह बन जाए। तो इस हवाले से आपको बहुत कॉन्शियस होना पड़ेगा। तो ये जो डिजिटल फॉर्म है मनी की, या ये जो जदीद सहूलतें हैं, इनसे आप बेहतरीन इस्तिफादा हासिल करेंगे, बेहतरीन फ़ायदा उठाएंगे, अकली फ़ैसले करेंगे तो आप आकिल कहलाएंगे, नहीं करेंगे जज्बात की रोह में बह जाएंगे, और ऐसे फ़ैसले करेंगे जो आपकी ज़िंदगी में मसाइल पैदा करेंगे तो आप अहमक कहलाएंगे। और इन्हीं हमाकतों से बचाने के लिए हम ये सेगमेंट करते हैं, हमाकत की नफ्सियात। देखते रहिए द साइकोलॉजी ऑफ स्टुपिडिटी, यानी हमाकत की नफ्सियात। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए दो कि आजकल हम बड़े स्पोर्ट्समैन एथलीट्स को डिस्कस कर रहे हैं, क्रिकेटर्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसी हवाले से आज हमने ये स्पेशल टॉपिक रखा है कि आपको पता है खुद को फिट रखने के लिए वर्जिश करते हैं, आप जिम ज्वाइन करते हैं, आप जो आपकी स्पोर्ट्स में आप पार्टिसिपेट करते हैं और अपने फिट रखने के हवाले से मुख्तलिफ तरह के जतन भी करते दिखाई देते हैं। वो अफराद इस हवाले से मुख्तलिफ खेलों का हिस्सा बनते हैं, कभी ना कभी मुख्तलिफ इंजरीज का भी शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो भरपूर एक्टिविटी है या तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है या लिमिटेड हो जाती है। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि एक एथलीट जो है या खिलाड़ी है मुख्तलिफ इंजरीज का शिकार क्यों हो जाते हैं, और ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे बचा जा सकता है, जिनका ख्याल रखा जा सकता है। उनकी जो मेंटल हेल्थ के साथ साथ उनकी स्पोर्ट्स फिजिशियन उनके लिए कितने ज़रूरी हैं, और क्या पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए जो फिजिकल फिटनेस है उस हवाले से कितनी फैसिलिटीज़ उनके लिए अवेलेबल है, आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। बड़े पर्टिनेंट मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर असद अब्बास साहब, स्पोर्ट्स फिजिशियन इन जनरल। हम अगर थोड़ा सा इनके तारुफ आपसे कराएं तो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी रहे हैं, उसके मेडिकल कमीशन के, इसके साथ साथ मेंबर मेडिकल कमीशन एशियन ओलंपिक्स रहे हैं, पाकिस्तान हॉकी टीम के फिजिशियन हैं, अभी भी टीम के साथ हैं, और इसके साथ साथ अरशद नदीम, इनाम भट्ट और दीगर जो हमारे चैंपियन एथलीट्स हैं जिनके बारे में आजकल हम बहुत तस्करा सुनते हैं, उनके भी
ये फिजिशियन है, डॉक्टर हैं, उनको ट्रीट करते हैं और बखूबी ट्रीट करते हैं। और इस इंजरी जिसका बहुत तस्करा रहा असद अब्बास की, जिसके साथ उन्होंने पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड गेम्स के अंदर सिल्वर विन किया, वो भी इनके ज़ेर असर इनकी निगहदाश्त में रहे, वो अभी भी हैं। तो हम वेलकम करते हैं डॉक्टर असद अब्बास, स्पोर्ट्स फिजिशियन। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस डॉक्टर साहब। आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? जी मैं भी ठीक। माशाल्लाह, डूइंग अ ग्रेट सर्विस वी नो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए। सबसे पहले तो हमें बताइए कि ओवरऑल क्या रहा है और आप कैसे देखते हैं हमारे प्लेयर्स की हेल्थ को ओवरऑल दुनिया से हम अगर कंपैरिजन करते हैं तो? सर कंपैरेटिवली आप देखें, आपके पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, हमारे पास गॉड गिफ्टेड प्लेयर्स हैं। कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में पाकिस्तान में इतनी बड़ी नर्सरी है, आप कराची के लियारी देख लें या कोयटा के हज़ारा देख लें, और गुजरांवाला सारा रेसलर से भरा हुआ, लाहौर और कराची में भी बहुत सारे क्लब्स हैं। तो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में जिस तरह वुशो है, ताइक्वांडो है, कराटे है, रेसलिंग है, इवन बॉक्सिंग के आपके पास बहुत सारे प्लेयर हैं। इंडिविजुअली जो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हैं उसमें बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। ठीक है। अब देखें, आउट ऑफ द ब्लू अरशद नदीम मियां चन्नू से आए। जी जी जी। और पहला इंटरेक्शन मेरा हुआ उनके साथ साउथ एशियन गेम्स काठमांडू में जो हुई। अच्छा। वहाँ वहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस ठीक थी, एवरेज थी। उसके बाद वो किसी इंजरी के हवाले से मुझसे उन्होंने कांटेक्ट किया। ओके। उनकी कोहनी का प्रॉब्लम था एंड ही वाज अनेबल इवन टू होल्ड अ ग्लास ऑफ वाटर जी, इतना पेनफुल था। ओके। सो वी डिसाइडेड कि उसको रिहेबिलिटेट करते हैं एंड वो हमने रिहेबिलिटेट भी किया उसको। फिर उस कुछ 6 हफ्ते में वो माशाल्लाह इस काबिल हो गए कि वो थ्रो करने लग गए। ओके। ओलंपिक्स में क्वालिफाई किया, फिर उसने कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल लिया और वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसका अभी तक, जो प्रिवेलिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड है 90.13 का। अब ये वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर हुआ। इसी तरह इनाम बांटे हैं आपके, वो वर्ल्ड चैंपियन है बीच रेसलिंग के। ग्रेट। अब रेसलर्स का नी का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा। सो मैं हॉस्पिटल में जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे हम इनको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज देते हैं। ओके। इवन मेरे क्लिनिक पे जब आते हैं ये सारे प्लेयर्स, ओके, किसी भी ये सेक्टर से अदर देन क्रिकेट, ठीक है, वो इनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज देता हूँ, क्योंकि इनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत लो है सर। और ये वो सरमाया है जो जाया नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। ये वो लोग हैं जिन्होंने बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट किया और विदाउट एनी प्रॉपर पैटर्नेज ये बहुत ऊपर आए। अच्छा, जब ये लाइमलाइट में आए तो इनकी फिर वो ज्यादा होनी। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने खुद भी मेंशन किया कि बहुत सारे ऐसे एथलीट्स हैं, जैसे अपने अरशद नदीम की बात की, नाम बट की बात की, कॉमनली इन प्लेयर्स के अंदर या इन स्पोर्ट्समैन के अंदर किस तरह की इंजरीज या के चांसेस ज़्यादा होती हैं और कॉमनली पाई भी जाती हैं, जिसके लिए एहतियात की जाए तो शायद उस इंजरी को अवॉइड किया जाए? देखिए, बेसिक प्रिंसिपल इंजरी का ये है कि आपकी जो प्लेयर की बेसिक एथलेटिक फिटनेस है वो ठीक होनी चाहिए। ठीक है। यानी कार्डियोवैस्कुलरी वो वैस्कुलरली बहुत तगड़ा होना चाहिए। उसकी एक सर्टेन लेवल है। हम माइल टेस्ट लेते हैं, यो टेस्ट लेते हैं, वो क्रिकेट में भी, हॉकी में भी, अदर प्लेयर्स का भी लेते हैं। इसी तरह इनके मसल्स की बिल्डअप बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपके जो पट्टे हैं, मतलब हड्डियां अगर टूट जाएं तो वो हफ्तों में जुड़ जाती हैं। मसल्स जो है वो महीनों में आपके हील होते हैं और लिगामेंट्स सालों में वो जाके हील अप होते हैं। सो जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं इनका हम ज्यादा ख्याल, और इन लोगों का ज्यादा मसला सॉफ्ट टिश्यू से ही बिलोंग करता है। यस। सो मेनली इनके जो रेसलर्स हैं इनके नी जॉइंट का प्रॉब्लम होता है। और ये सबसे कॉमन इंजरी जो नी जॉइंट की है वो ये है जी, कि इसमें सॉफ्ट टिश्यूज हैं, सिंगल एक्सिस जॉइंट है, एक एक्सिस में चलना है इसने। जब आपकी बॉडी ट्विस्ट होती है तो नी इंजरी सबसे ज्यादा होती है हमारे प्लेयर्स में, जो कॉम्प्लिकेट करती है। ठीक है। एंकल स्प्रेन्स बहुत ज्यादा है। फिर आपके मसल्स में हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेन बहुत ज्यादा आता है, यानी पट्टे जो पीछे आपकी रान के पीछे वाले पट्टे हैं वो खिंच जाते हैं। उसके बाद ग्राइन इंजरीज हैं। जो थ्रोइंग वाली गेम्स हैं, जिस तरह वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, इवन जेवलिन है, हैमर थ्रो है, इसमें शोल्डर और एल्बो की इंजरीज बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है। सो हम इन सारे मसल्स को एड्रेस करते हैं और इतना स्ट्रांग उनको इतनी ऐसा प्लान देते हैं कि वो इन एरियाज को इतना स्ट्रांग कर लें कि उन जॉइंट्स पे या सॉफ्ट टिश्यूज पे जोर ना आए बहुत ज्यादा। फिर डाइट का प्लान इनको देते हैं। अब जैसा एशियन गेम्स पे हमारे 192 प्लेयर्स जा रहे हैं। ठीक है। उसके लिए जनरल आरिफ हसन साहब जो पाकिस्तान ओलंपिक के प्रेसिडेंट हैं और खालिद महमूद साहब, ये इन्होंने प्लान किया हुआ है और ये मुझे एक ड्यूटी दी हुई है कि आपने मेडिकल इश्यूज पे जितने भी प्लेयर्स जा रहे हैं उनको एजुकेट करना है पहले।
सो उनके कैंप चल रहे हैं। कल हमारा मेरा यही अगला सवाल था कि इस पे एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है कि प्लेयर को पता हो और वो इसका शिकार ही ना हो। जी सर, हमारे यहाँ जो प्लेयर्स हैं जी, मोस्टली वो इनोसेंट है, वो विक्टिमाइज होते हैं। अब डोपिंग में बहुत सारे हमारे प्लेयर्स जो हैं वो अपनी जिंदगी गवा बैठे, उनको पता ही नहीं, अवेयरनेस ही नहीं है। अब ये जो जिम्स में प्रोटीन के डब्बे बिकते हैं जी, ये इतने बहुत ज्यादा बिकने लग गए हैं, उसको ट्रेनर भी बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं ड्यू टू सम बेनिफिशियल, हाँ जी, मॉनेटरी उनको बेनिफिट्स मिलते हैं, उनको कमीशन मिलते हैं। इसमें भी डोपिंग एलिमेंट्स होता है सर? होता ही है, हमारे यहाँ तो दूध खालिस नहीं है, पानी खालिस नहीं है, इन डब्बों में स्टीरॉइड्स डाल देते। ओके। सो इंटरनेशनल रिसर्च जो अब तक आई है वो ये कहती है कि अगर आप डब्बे को इस्तेमाल करते हैं प्रोटीन वगैरह, ठीक है, अगर ये फायदा दे रहा है तो इसमें डेफिनेटली स्टीरॉइड होंगे। ऑलराइट। आपकी परफॉर्मेंस अगर बढ़ा रहा है तो इसमें स्टीरॉइड्स होंगे, अगर नहीं है तो इसमें स्टीरॉइड्स नहीं है और फायदा भी नहीं देगा। लेकिन इसका फिर भी फायदा है जी, ये आपके मसल्स की ब्रेकडाउन को, जो प्रोटीन्स हम लेते हैं, आपके मसल रप्चर। बट ऑब्वियसली यू नीड टू सी द ब्रांड एंड द क्वांटिटी कंट्रोल्ड कितनी रखनी है आप। हाँ जी, इसमें स्टैंडर्ड को मेंटेन करें। एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन प्लेयर्स को तो आप देख ही रहे हैं, इनके लिए एहतियात भी जरूरी है। अब मुझे लगता है कि उनको उस वल्नरेबिलिटी का एहसास भी है जो अब लड़के ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि कंपैरेटिवली एक पढ़ी लिखी क्लास अब आना शुरू हो गई है। लेकिन इस वक्त बहुत से, जैसे आपने लियारी का खुद जिक्र किया, क्वेटा की एक बड़ी फर्टाइल लैंड है, इवन अब जीबी में निकल जाए वहाँ पे खैर पढ़े लिखे तो लोग हैं लेकिन टैलेंट इतना ऊपर नहीं आ पाता। बहुत से लोग आपको देख रहे हैं, यंग एथलीट्स, उनको कोई जेनेरिक इंफॉर्मेशन, ऐसी कुछ नॉलेज आप दे पाएं इस प्लेटफॉर्म से, जिससे वो अपनी हेल्थ बेहतर रख सकें, फिटनेस बेहतर रख सकें? देखिए जी, बेसिक प्रिंसिपल ये है, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया, कि वो एथलीट किसी भी गेम का हो, उसको पहले चाहिए कि वो अपने जो स्टेमिना है उसको इम्प्रूव करे। ठीक है। स्टेमिना इम्प्रूव करने के लिए आपको जॉग और स्प्रिंट्स लगानी पड़ेंगी रोज। ठीक। और वो इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि आप कम से कम 3 किलोमीटर भाग सके एक ही गो में। गो, ओके। नंबर 2, आपने अपनी एंड्योरेंस को इम्प्रूव करना है। ठीक। वो है कि हफ्ते में एक दफा आप कम से कम 1 माइल, तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर एक ही गो में जरूर भागें। ठीक। 2 मील भी भाग सकते हैं, 3 मील भी भाग सकते हैं। ठीक है। दूसरा, जिम की ट्रेनिंग करें, अगर नहीं कर सकते तो सिर्फ डिप्स और क्रंचेस, स्पाइडरमैन प्लैंक्स, ये इस तरह की चीजें आपको नेट पे मिल जाती हैं, यूट्यूब खोलें, वो सारी एक्सरसाइजेस करें। ठीक है, टाइम हमारा तकरीबन खत्म हो गया, बिल्कुल इन दी एंड लास्ट 30 सेकंड्स हमारे यहाँ। आपने कहा कि आप अपने तौर पे ही अपनी मदद आपके तहत मदद करते हैं इन प्लेयर्स की, जो कि आपकी भी एक नेशनल सर्विस है। क्या कोई आपको नहीं लगता एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, आप जैसे जो एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए भी कोई सपोर्ट फाइनेंशियली गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्लान होना चाहिए? देखिए बात, इस पे आप अपनी राय दीजिए। देखिए बात ये सर, इस वक्त जो एशियन गेम्स के लिए सारा स्क्वाड जा रहा है, मैं ये समझता हूँ अगर कोई स्ट्रक्चर, प्रॉपर स्ट्रक्चर हो जिस तरह इंटरनेशनली होता है, तो आपके इन 192 प्लेयर्स में से कम 15 और 20-25 आपको मेडल मिल सकते हैं। बिल्कुल। स्ट्रक्चर में ये जरूरत है कि जो कोऑर्डिनेशन है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की, वो होनी चाहिए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को चाहिए कि वो मैक्सिमम जो फैसिलिटीज हैं वो प्लेयर्स को दें और इंसेंटिवाइज करें। ठीक हो गया, फैसिलिटीज होनी चाहिए और एक स्ट्रक्चर होना। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि इनके बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जी। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए भी हेल्पफुल रहा होगा, जो लोग इस तरह के किसी भी स्पोर्ट्स का हिस्सा है उनके लिए अपनी इंजरी से प्रिवेंशन के लिए जो एकदम डॉक्टर साहब ने बताया हमने आपके साथ शेयर किया। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे और आज हम अभी आपको सेगमेंट दिखाएंगे अपना तड़के तड़के, जिसमें सिकंदर बट आज बात कर रहे हैं तीखे सवालों से हर किसी को जेर करने वाले जो एंकर पर्सन है फाज शहबाज, उनसे क्या बात हुई आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेसो तड़के तड़के में मैं हूं सिकंदर बट। आज मैं आपकी मुलाकात सुबह तड़के तड़के करवाने जा रहा हूं एक ऐसे स्टार जर्नलिस्ट से कि जिनके रोड शो करने का स्टाइल इस वक्त पाकिस्तान में बेहद पॉपुलर है। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम फाल भाई, कैसे हैं सर आप? पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, लग रहा है कोई बार्गेनिंग कुछ ज़्यादा ही हो गई आपकी। मैं पूछ रहा था इनसे कि ये कैसे अपना गुजर बसर तो आपको मुश्किल है, बड़ा टफ इनका है, तो कल के खुदा तो इनका बहुत बुरा हाल।
के साथ तो इंटरेक्शन अच्छी हो जाती है, आपसे मोहब्बत करती है पब्लिक। अब पॉलिटिशियंस को बड़े सख्त सवाल करते हैं, बड़े तीखे तीखे, तो क्या कभी वहाँ से तो फिर कसुमुखी कभी ऐसा हुआ कभी? पहले धमकी फिर धक्का। कितने अच्छे लोग साहब। बिलीव मी, मैं आप बात कर रहे होते हैं ना, हम आपकी वीडियो देख के डर रहे होते हैं कि अभी अभी फाद भाई को किसी ने पकड़ लेना। नहीं सर, इलेक्शन नहीं होना चाहिए। I will speak when I will speak. खवातीन किसी के नहीं, आपका दौर। मैं तो एजाज सही था, आप ज़्यादा मुश्किल सवाल करते हैं यार। मैं सिंपल पूछने क्या होता हूँ, ठीक है, और उसमें मेरे कोई किसी लेवल का किसी तरह का कोई एजेंडा सेटिंग, कोई टारगेटिंग कुछ शामिल नहीं होता। एक जर्नलिज्म होती है सरकारी, एक होती है अवामी। एक का अंजाम जो है वो मराहत मिलती है और दूसरी में हवालात मिलते हैं। देखिए, बड़े बड़े जर्नलिस्टों को मैंने, बड़े बड़े सियासतदानों को पीछे जाके इंटरव्यूज कंडक्ट करने के लिए बहुत सारे कंप्रोमाइज़ करते देखा। वो बहुत जय्यद लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको इंटरव्यू चाहिए, एक्सक्लूसिव चाहिए, तो बहुत सारे फिक्स मैच खेलने पड़ते हैं, फिर लोग खेलते हैं। और वैसे भी एक मसला और आ गया जी, आप नैरेटिव जब बेचना शुरू कर देंगे तो 60 लाख के एंकर बन जाएंगे, 80 लाख के एंकर बन जाएंगे। तो नैरेटिव कंपैरिजन आप आवाम का हाल देखें। आपके कहने का मतलब ये है कि सरकारी जर्नलिज्म से ज़्यादा मुश्किल है अवामी जर्नलिज्म? नहीं, सरकारी जर्नलिज्म तो कोई किस्म ही नहीं है, लेकिन बहुत आजकल तो बड़ी पनप रही है वो। बातिल जितना मर्जी पनपे, वो हक नहीं बन सकता। $100 ये कोई देखें वो कितना पनप जाएगा। एक दिया सलाई जुल्मत के अंधेरों को भगाने के लिए काफ़ी है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। यही सीखा ना हमने आज तक बुजुर्गों से। जी हाँ। तो आपको जब शोहरत मिली, मतलब इतनी पजीराई आपको मिलती है, उसके बाद किसी ने टारगेट किया आपको, मतलब वो लिफाफा लफूफा ऑफर किया हो किसी ने? क्लिनिक सील हम जब करने गए तो पाकिस्तान के इतने इतने बड़े सुपरस्टार्स उस डॉक्टर को बचाने के लिए कूद पड़े कि उसने एक खातून की जान ले ली, और डिलीवरी के वक्त वो मिस हैंडल था और उसके पास कोई ऑथराइजेशन भी नहीं थी, हॉस्पिटल कोई जाली खोला हुआ था। उन्होंने कहा कि आप 3 मिलियन अभी ले लें, उधर ही टीम हमारी को कि 3 मिलियन लें और बाकी हम महाना आपसे तय कर लेंगे। इस तरह की एक ऑफ़र। फिर एक और ऑफ़र आई थी जो बहुत बड़ी ऑफ़र थी कि एक बहुत बड़ा शख्सियत है पाकिस्तान की, बड़ा नाम, मुर्गा मुशर्गा मेरे लिए पकाया उसने, और मेरे जानने वाले थे, हम उन्हें बड़े प्यार से चाचू कहते हैं, तो बड़ा पुराना उनसे ताल्लुक़ था। तो उन्होंने मुझे कहा कि उनकी एक प्रॉपर्टी फंसी हुई है फलां जगह, और वो कहते हैं तुम निकलवा सकते हो बड़ी आसानी से, तुम लिंक्ड हो, फलाने को कहना तो फाइल चल पड़ेगी। तो 2-2.5 अरब का कोई उनका वो था सारा। तो उन्होंने कहा कि हमने इनिशियली कोई 16-17 करोड़ तो आपके लिए रखा हुआ है साइड पे, वो आप वर्बली उन्होंने क्वारी। तो मैंने उन्हें कहा कि आप मुश्किल में फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा हाँ। तो मैं मैं मुश्किल में आपकी हेल्प करने के लिए पैसे लूँगा। तो वो फौरी उन्हें समझ आ गई कि जो पैसे नहीं ले रहा वो साथ नहीं चलेगा। तो हाँ, एक और हुआ, एक बहुत मारूफ मॉडल कत्ल हो गई, मैं नाम नहीं लूँगा। मॉडल कत्ल हुई तो उसके कातिल ने एक बंदे के ज़रिए अप्रोच करवाया। अच्छा। और उसने कहा कि इसमें आप सिर्फ 3 नाम और ऐड करवा दें कि मुल्ज़िमान में ये लोग भी शामिल हैं, तो कुछ 3-4 मिलियन आप तक पहुंच जाएगा। वो फिर एक रिपोर्टर ने, अच्छा, वो गेम डाल दी फहद भाई, कोई ऐसा इशू कि जो आपका क्लिप बनने के बाद हल हुआ हो और आपको वाकई दिल से बहुत इत्मीनान हुआ हो, सेटिस्फेक्शन मिली हो कि यार फहद आज अपने आप को शाबाश देने को दिल कर? इधर हार रोड पे जहाँ मैं आपको मिला हूँ, यहाँ एक बंदा मंजन बेच रहा था। 2 वाक़यात मुझे क्लिक किए हैं फौरी तौर पे। मंजन बेच रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि जेब में पैसे कितने हैं, तो उन्होंने 20 रुपये निकाले कि 20 रुपये मेरी जेब में। वो हमने क्लिप ऑन एयर जब किया तो वो वायरल हो गया बड़ा शदीद। हुआ क्या, डॉक्टर यास्मीन राशिद उस वक्त वज़ीर सेहत पंजाब थी। उन्होंने मुझे बताया कि मैं 1 लाख रुपया जब उसके घर लेके गई उसकी हेल्प करने के लिए, तो 25 बंदे ऑलरेडी बैठे हुए थे हेल्प करने के लिए अक्रॉस दी बोर्ड पूरे पाकिस्तान से। फिर हमें जंजीरों से बांधी, एक MSc इकनॉमिक्स उन्होंने किया हुआ था,
वो भाइयों ने उन्हें बरहना रखा हुआ था घर में, जंजीरों से बांधा हुआ था, और उधर दम दरूद चलता था, काला जादू और इस तरह की अजीबोगरीब चीज़ें थी। वो हमने वहाँ से बाजियाब करवा के, वो आज भी वो मेंटल हॉस्पिटल हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनके वुरसा को उनको वापस नहीं किया, उनकी कंडीशन भी नहीं है वापस करने वाली, और वुरसा का वैसे ही गवर्नमेंट को पता चल गया था कि क्या हालात हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो जिन पे जब पब्लिक रिस्पॉन्स करती है तो आपको थोड़ी सी आपके दिल को बहल जाता है, दिल बहल जाता है कि यार चलें कोई तो पहुँचाए उन तक। कभी कुछ स्टोरी आपने प्रिपेयर की हो, उसके लिए बड़ी मेहनत की हो, लेकिन इदारा मजबूरन कह गया यार ऐसी। हाँ, बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है। अच्छा। वो नैब पेश हुआ तो मैंने स्टोरी फाइल कर दी। मैंने बताया कि वो नैब गए थे तो मीडिया से बचने के लिए क्या किया, ये सारी दास्तान लिखी। तो एडिटर मुझे कहता है कि छापनी कितने है, सहराज कितने छापिया, असी तो नहीं छाप सकते। एक स्कैंडल हमने ब्रेक किया इमरान फारूक कत्ल केस में, डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस में खालिद शमीम का कन्फेशनल स्टेटमेंट जेल से आ गया, जेल से हम ले आए तो हमारा चैनल नहीं चला सका था। फात भाई अपने कुछ स्ट्रगल फेज के बारे में बताएं, क्योंकि हमारे मुल्क में आमतौर पर जो छोटे चैनल्स हैं वहाँ पर सैलरियों का इशू रहता है। कई छोटे चैनल्स तो ऐसे हैं कि जिनके तनख्वाह के कैलेंडर पे महीने 10 हैं, 8 महीने 9 महीने, वो उनका 12 महीने का साल भी नहीं होता। वो फेज आपने कैसा गुजारा, आपके घर वाले क्या मैंने तय किया है, नहीं जाना छठ दफा मैंने तय किया है कि स्ट्रगल के फेज से मुतल्लिका जितनी गुफ्तगू है, अगर मैं जिंदा रहा इंशाल्लाह तो मैं वो 60 साल के बाद बताऊंगा। उसकी वजह है कि उसको सुन के कोई इंस्पिरेशन लेगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात कर लेते हैं वंस अगेन क्रिकेट के हवाले से। एक्साइटेड हो गया थोड़ा सा नहीं, मैं पता क्या कह रहा हूँ, जो ही थोड़ा सा हम टेम्परेचर हाई करते हैं ना, अभी प्राइम मिनिस्टर को सुनवाया हमने, फिर हम लो करते हैं क्रिकेट की बात करके, बिकॉज क्रिकेट यूनाइट्स द नेशन, वाइड तो चीज है। तो इसके ऊपर भी क्रिकेट पे जब मिर्जा इकबाल बेग साहब आते हैं तो एक तो हमें वो स्पाइसी न्यूज देते हैं, विद दैट जो उनका बैकग्राउंड नॉलेज है ना क्रिकेट का, वो बड़ा कमाल है। कल हमने मिर्जा साहब नहीं थे और उनको याद किया था किसी बात के ऊपर। इमरान ने इफ्तिखार चाचा की उम्र के ऊपर कोई सवाल बात अच्छा, की आपको थी, याद है वो? मुझे याद है। मैंने कहा था मिर्जा साहब जब आएंगे तब हम पूछेंगे कि असल में इफ्तिखार साहब की उम्र कितनी है। मिर्जा साहब सबसे पहले को खुश आमदीद कहेंगे, थैंक यू वेरी मच। देखिए हम आपकी गैर मौजूदगी में भी आपको याद करते हैं, ठीक है, तो आती होगी बाकी चैनल्स पे बैठे हुए, क्योंकि इमरान कल इफ्तिखार की उम्र भूल गए, तो मैंने कहा मिर्जा साहब आएंगे तो वो बताएंगे। तो मिर्जा साहब आपने बताना है कि इफ्तिखार साहब की उम्र कितनी है। देखिए सबसे पहले तो आप दोनों को शुभ बखैर आपको, और जो इफ्तिखार इस महीने जो है वो 33 बरस के हो जाएंगे। अच्छा मिर्जा साहब, ये ऑफिशियल है, इसका मतलब है ये 32-33 एज ये उनकी ऑफिशियल है, लेकिन लगते तो नहीं है। अगर आप हकीकत की निगाह से देखें तो लगते वो 40 के, लेकिन लोग अपनी उम्र कम लिखवाते हैं। शाहिद आफरीदी का आपको याद है, उन्होंने किताब लिखी, मेरी उम्र जो थी वो कम लिख दी गई थी, अब मेरी असल उम्र ये है। तो चाहे इसकी मीनिया चाचा इफ्तिखार अगर किताब लिखेंगे तो वो भी बाद में यही लिखेंगे कि गलती से मेरे घर वालों ने ये उम्र दिखा दी थी। अब तो वैसे उन्होंने इतना क्लासिक 100 मारा है ना, चाहे वो नेपाल के खिलाफ या 100 होता है क्रिकेट में कहते हैं, तो उनको किताब लिखना बनता भी है। बहुत ही अच्छा स्टार्ट हो गया पाकिस्तान का नेपाल के खिलाफ भी, लेकिन कल हम जो मैच एक्सपेक्ट कर रहे हैं, विजुअल्स आ रहे हैं, पाकिस्तानी टीम, इंडियन टीम जब होटल पहुंची, जो श्रीलंकन इंतजामिया, उन्होंने बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया। कल कुछ वीडियोस भी आए विराट और बाबर की एक दूसरे की तारीफें करते हुए, वो भी आए हैं, वो भी मैंने सुबह ही देखी। तो मिर्जा साहब, हाउ यू सी दिस मदर ऑफ ऑल मैचेस, हीट कितनी है और कैसे देख रहे हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम वंस अगेन? देखिए हीट तो बहुत ज्यादा है इमरान, लेकिन वहाँ पर बारिश का चांस बहुत ज्यादा है। 80% बारिश का चांस है वहाँ पाली केले जो है वो कैंडी का क्रिकेट स्टेडियम में 35 हजार तमाशाई वहाँ बैठ सकते हैं। और जिस तरीके से कल मैच हुआ श्रीलंका वर्सेज बांग्लादेश, उसको देखते हुए लोगों की ओपिनियन यही है कि यहाँ की विकेट फास्ट बॉलर्स के लिए इतनी हेल्पफुल साबित नहीं होगी जितनी वो स्पिनर्स के लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो पाकिस्तान को एडवांटेज तो है शादाब खान का, फिर उसके अलावा नवाज का, लेकिन भारत का स्पिन बॉलिंग अटैक भी बड़ा तगड़ा है। रविंद्र जडेजा और कुलदीप जो है उनके, कुलदीप यादव, तो उनकी बॉलिंग भी बहुत तगड़ी है। अच्छा सब कतरा कलामी की माजरत, ये 80% बारिश चांस से मुराद श्रीलंका में क्या ये समझा जाए कि मैच कैंसिल हो सकता है, या कहीं हमें शायद 50-50 तो नहीं लेकिन 20-20 ओवर्स का मैच देखने को मिल जाए, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल मिल जाएगा, 20-20 ओवर्स का मैच मिल सकता है। लेकिन पहले जो एशिया कप के मुंतजमीन है उनका प्लान था कि दम्बुला में मैच कराया जाए, क्योंकि दम्बुला में बारिश का चांस कम होता है एज कम्पेयर टू यहाँ पर कैंडी में। अगर आप देखें 34 जो वनडे मैच हुए हैं उनमें से जो है 30 मैच उन पर बारिश का असर पड़ा है।
तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि कितनी ज्यादा बारिश वहाँ होती है। तो उससे वो जो श्रीलंकन क्रिकेट है वो चाह रही थी कि ये मैचेस जो है दम्बुला में हो, क्योंकि वो भी नहीं चाह रहे कि मजा किरकिराओ, लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया था। हाँ, वो इसमें कहीं ये लॉजिक हो सकती है ना कि अभी मैच पूरा ना हो और लोगों का वो जो थर्स्ट है वो वर्ल्ड कप के लिए बरकरार है, जिसपे उन्होंने करोड़ों रुपए का एक ऐड बेचा हुआ है 10 सेकंड का। बिल्कुल थर्स्ट बरकरार है, लेकिन मसला ये है कि भारत की ज्यादातर तवज्जो वर्ल्ड कप पर है, क्योंकि लान तान हो रही है भारतीय स्पेक्टेटर्स की जाने से कि आप आईपीएल कराते हैं, इतने पैसे देते हैं और आपकी टीम वेस्ट इंडीज से हार गई जो वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सकती, तो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। फिर जो शेड्यूल है उसको आगे पीछे किया है, जिस पर भी बाद ममालिक नाराज है भारतीय क्रिकेट बोर्ड से, लेकिन आईसीसी का मतलब होता है इंडियन क्रिकेट काउंसिल। अब आप देखें एशिया कप में कितने स्पॉन्सर है, आपको कोई स्पॉन्सर बाहर का नजर आया? भारत के स्पॉन्सर। तो कहते हैं ना लोग सबसे बड़ा रुपया भैया रुपया है। सही बात है। वैसे हमारे रुपये से तो वैसे अब आजकल हर रुपया ही बेहतर है, हम तो रुपयों वाले ही रह गए। अच्छा मिर्जा साहब, दूसरी जानिब अभी जो कल का मैच है, अब टीम पे भी जरा आते हैं ना, एक तरफ बाबर आजम है, एक तरफ विराट है। मुझे लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को बड़ी तारीफें कर रहे थे और ऑब्वियसली ऑन ग्राउंड इनका दे हैव अ क्लास। सो बड़ा एक्साइटिंग मैच होगा कल का। सो तैयारी और टीम का मोमेंटम और उनकी जो कह ले स्टार्ट, किस तरह से आप देख रहे हैं कि अच्छा पाकिस्तानी टीम का एक कॉम्बो है जिसके बाद ये विनिंग पोजीशन में हम हैं इस वक्त? बिल्कुल अरमला, इस वक्त हमारा कॉन्फिडेंस स्काई हाई है। एक तो हमें एडवांटेज इस बात का है कि हम एक मैच खेल चुके हैं नेपाल के खिलाफ, हमारे प्लेयर्स ट्यून इन हो चुके हैं, जबकि भारतीय क्रिकेट टीम अपना पहला मैच हमारे खिलाफ खेल रही है। वो आई तो ही है 2-4 दिन पहले कोलंबो से यहाँ कैंडी, लेकिन वो पहला मैच खेलेंगे। पाकिस्तान को मैच की प्रैक्टिस है। और अगर आप देखें तो पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस इसलिए हाई है, तो पाकिस्तान नंबर 1 रैंकिंग टीम बन चुका है ओडीआई की। दूसरे भारत वेस्ट इंडीज में हारा है, में मसाइल है, केएल राहुल उनका अनफिट हो गया है, उन जसप्रीत बुमराह की वापसी हो रही है। तो अगर टीमों को कॉम्बिनेशन देखें, और इस पिच के बारे में ये कहा जा रहा है इमरान, ये पिच जो है ये स्लोएस्ट पिच है। अच्छा। और आप देखें कल के मैच में भी यही हुआ कि गेंद रुक कर आ रहा था, गेंद बहुत ज्यादा टर्न हो रहा था, ज्यादा रन भी नहीं मिले। हाँ, तो ये हाई स्कोरिंग मैच मुझे नहीं लगता है। जो भी टीम 250-240 कर लेगी वो विनिंग पोजीशन में। ओके, आपने चूंकि कल के मैच का जिक्र कर ही दिया, तो हमारे बहुत सारे व्यूवर्स इस बात पे परेशान होंगे कि कल के मैच का उन्होंने जिक्र ही नहीं किया। अब वो डियर व्यूवर्स, इस पाकिस्तान इंडिया मैच की हीट ही इतनी है, इसका मैजिक ही इतना है कि हम उसमें चले जाते हैं। जरा कल के मैच पे भी मेरे साहब कॉमेंट कर दें। बल्कि बांग्लादेश एक दफा फिर कोई मुझे लगता है सीरियस प्रॉब्लम है। इतनी पुरानी ये टीम है बांग्लादेश की, वर्ल्ड कप्स खेल चुकी है, सब बड़े टूर्नामेंट्स खेल चुकी है, इनके अंदर मैच विनर्स हैं, उसके बावजूद चौक कर जाते हैं, उसके बावजूद प्रॉब्लम हो जाती है। सो आप बांग्लादेश के हवाले से और कल के मैच के हवाले से क्या कमेंट करेंगे? देखिए इमरान, बांग्लादेश में कप्तानों की तब्दीली धड़ाधड़ हो रही है। ऐसा लग रहा है म्यूजिकल चेयर का गेम हो रहा है। पहले मुश्फिकुर रहीम कप्तान थे, तमीम इकबाल कप्तान थे, फिर अब शकीबुल हसन कप्तान है, महमूदुल्लाह कप्तान थे, बेशुमार कप्तान बदले। और उसकी वजह से जो बर्रे सगीर की जो पॉलिटिक्स है ना इस खित्ते की, उस पॉलिटिक्स का भी असर पड़ा है बांग्लादेशी टीम की कारकर्दगी पर। और बांग्लादेश के प्लेयर्स हालांकि कुछ अच्छे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दिए, नजमुल हसन शंतु ने 89 रन किए, लेकिन बाकी टीम बैठ गई। लेकिन उस मैच में जो एक बॉलर उभर कर सामने आया, पति राणा उसका नाम है, और श्रीलंका का फास्ट बॉलर है, उसने लसित मलिंगा की याद ताजा कर दी। हालांकि उसका हेयर स्टाइल लसित मलिंगा जैसा नहीं है। आपको याद होगा अरमला तो जानती है कि खवातीन बाल पर्म कराती है, तो लसित मलिंगा जो था उसने अपने बाल पर्म करा दिए थे। और वो कोलंबो में जो हेयर ड्रेसर था इतना पॉपुलर हुआ मलिंगा के बालों की वजह से कि लोग उसी से बाल कटवाने आते थे कि मलिंगा स्टाइल बना दो। अरे वाह, क्या बात है। तो वो उस जैसी बॉलिंग कर रहा है। पथी राणा का आप देखें बिल्कुल सेम स्विंगिंग एक्शन है जैसे लसित मलिंगा का होता था, और बहुत तेज। कल उसने तकरीबन 145 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से बॉलिंग की। तो वो एक उभर कर सामने आया है, 20 साल उसकी उम्र है, अंडर 19 से आया है, और बांग्लादेशी बैट्समैन, और वो इतना जहीन बॉलर है इमरान से, वो अपनी मिक्सअप करता है, फास्ट डिलीवरीज के साथ स्लो डिलीवरीज को भी मिक्स करता है, जिसकी वजह से बैट्समैन को गैस करने पर मजबूर करता है। लेकिन बांग्लादेश को अब सोचना पड़ेगा, अगर बांग्लादेश अफगानिस्तान से हार गया तो एक मरतबा फिर उन्हें वापस बांग्लादेश रवाना और चांसेस लग रहे हैं जैसे इनकी परफॉर्मेंस। देखिए वजह साहब, जो आप इन्फॉर्मेशन देते हैं, हम बार बार कहते हैं कि
ये इस शो के अलावा कहीं मिल ही नहीं सकती। मतलब बालों की बात पे कोई सोच सकता है कि एक क्रिकेटर की हम इतनी बैकग्राउंड हिस्ट्री जानते हैं। डिपेंड करता है ना, जिसके बाद इंफॉर्मेशन निकलती है। ऐसे अंजुमन सताइश बामी चल रही है मिर्जा साहब यहाँ पे। अच्छा चले, अब क्विकली, हमारा टाइम 1 मिनट है, लास्ट 1 मिनट, सो आप इसको कंक्लूड कीजिए। चूंकि कल हमारा शो नहीं है तो आपसे बात नहीं होगी आई मीन टीवी के ऊपर, तो आप जो भी कहना चाहें पाकिस्तान वर्सेस इंडिया को लेकर, एनी इन्फॉर्मेशन, एनीथिंग दैट यू लाइक टू शेयर। एक तो अब्दुल्ला की बात का जवाब दे दूं 10 सेकंड में कि ये हमारा अपना शो है। आपने अगर 2009 में शुरू किया, 2020 में शुरू किया, 2020 और अब 3 साल हो गए, तो हमारा अपना शो है। यहाँ तो और मजा आता है, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट होता है, ऐसा लगता है कि घर में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है। कल के मैच पर अगर हम बात करें तो मैं यही मैसेज दूंगा लोगों को कि दिल पता ना हो, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान अगर हार भी जाता है तो हार जीत खेल का हिस्सा है। ये ना हो कि आप निकल आए, गालियां देना शुरू कर दे, सोशल मीडिया पे बुरा भला कहना शुरू कर दे। पाकिस्तान नहीं इकबाल भाई, इस दफा इतनी महंगाई चल रही है ना कोई टीवी तोड़ेगा ना मोबाइल तोड़ेगा, गालियां खाने के लिए और बहुत लोग हैं, सब चीजें इस दफा पॉइंट है, कह रही है गालियां खाने के लिए पाकिस्तान में और बहुत लोग हैं, तो इस दफा शायद क्रिकेट को लोग बख्श देंगे। दिस वाज ऑन अ लाइटर नोट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना चाहिए जो हम में काफी हद तक इंडियन क्राउड की निस्बत बेहतर है। मिर्जा साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए और ऑब्वियसली बड़ी इंफॉर्मेटिव बातें आप हमें बताते हैं क्रिकेट को लेकर, चाहे वो उनका ताल्लुक हिस्ट्री से हो या कंटेम्प्रेरी क्रिकेट से हो। ये बड़ी खूबी है कि नई जो क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट बहुत तब्दील हुई है, इवॉल्व हुई है विद द टाइम। सो जनाब, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया कल होना है, हम इस पे बात मंडे को ही कर पाएंगे एंड इंशाल्लाह प्रीटी श्योर कि हम बहुत अच्छे नोट पे बात करेंगे। अगर पाकिस्तान जीता तो फिर हम लाजमी बात करेंगे, हमारा वादा है इंशाल्लाह। चलो जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। हमने आपको सियासत बताई, हमने आपको इकोनॉमी बताई, हमने आपके साथ स्पोर्ट्स की बात की। नाउ इट्स टाइम टू गो फॉर सम एंटरटेनमेंट। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री अगरचे के साइज में छोटी है, लेकिन विद द टाइम फिल्म्स आती रहती है और यही सबसे अच्छी बात है कि पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स ये कोशिश करते रहते हैं कि कहीं ना कहीं हिस्सा बकदरे जुस्सा डालते रहे। इस वक्त हम पाकिस्तान की एक ऐसी फिल्म की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है सनक। ये थ्रिलर फिल्म है, आई थिंक पाकिस्तान में कम बनी है इस मौजू के ऊपर फिल्म, ज़्यादातर रोमांटिक कॉमेडी स्टोरीज आती हैं। इस फिल्म में जो मरकजी किरदार है वो शायरा रॉय अदा कर रही हैं, आप इनको पहले एक्सप्रेसो में मिल चुके हैं, फॉर्मर मिस ट्रांस भी हैं पाकिस्तान की और अपना टैलेंट एज एन एक्ट्रेस दिखाने जा रही हैं। इस फिल्म की कहानी विक्रम भट्ट साहब ने लिखी है, जो कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा नाम है इस जॉनरा की फिल्म लिखने में, और जो लीड कास्ट है आज इस फिल्म की वो भी हमारे साथ मौजूद है। शायरा का तो हमने आपको बताया, वो प्रोड्यूसर भी हैं और एक्ट्रेस भी हैं जो इसमें मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद भी हैं ऑन सेट्स। थैंक यू वेरी मच शायरा फॉर बीइंग विद अस। इनके साथ हमें मुनीब अली साहब ज्वाइन कर रहे हैं जो कि मेन लीड पे भी हैं और एज नेगेटिव कैरेक्टर लीड विलन के तौर पे हमें नजर आएंगे। वेलकम मुनीब। मैं आपसे नहीं पूछूंगा कैंट पे आप जिंदा हैं या नहीं है, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। जुबैर शारिक द हीरो हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले उन्होंने अपने करियर में ड्रामास, टीवी कमर्शियल्स वगैरह किए हैं, बट दिस इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट एज लीड जो ये कर रहे हैं। सो आप तीनों को वेलकम, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप तीनों? अल्हम्दुलिल्लाह। आर यू गाइस एक्साइटेड? यस, वेरी एक्साइटेड। लवली। शायरा, सबसे पहले तो आपकी मूवी के हवाले से थोड़ा पूछते हैं। ऑब्वियसली 29 सितंबर को रिलीज होने जा रही है, थोड़ा सा प्लॉट दो कि हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आप सारा रिवील करें, बट स्टिल थोड़ा एक टीजर दे हमारे देखने वालों को, व्हाट्स दिस मूवी इज ऑल अबाउट। नहीं, वो जितना IMDb में लिखा हुआ है उतना बता सकती हूँ। जरूर जरूर। ये दो लड़के आपके लिए लड़ रहे हैं मूवी में? लड़ रहे, पागल हो रहे हैं। ये स्टोरी। ये सनक के दोनों संगी हैं। अब हो सकता है ये संकी हो, ये संकी हो, या हो सकता है मैं निकल आऊं। So it's all about what comes in the climax. बट फिल्म की स्टोरी ये है कि एक बहुत टॉप नॉच एक्ट्रेस है, एक सुपरस्टार है, उसके पीछे उसका एक फैन पागल है। और वो फैन इस हद तक पागल है कि वो ऐसी मतलब गलत हरकतें करता है, मर्डर्स करता है ब्रूटली, which is amazing to see. और ये असल लाइफ में भी फैन हैं आपके या सिर्फ फिल्म में? बिल्कुल। अच्छा, अब ये बताएं कि आप तीनों, अब चले हम शारिक से, जुबैर से पूछ सकते हैं। जुबैर, आप बताएं कि ये तीनों जो आप जिस तरह कह रही हैं कि आप दोनों उनके पीछे पागल है, असल जिंदगी में आप लोगों की कैसी जो कह लें केमिस्ट्री है, जब आपने शूट की है, आपस में लड़ाइयाँ होती थी या आराम से काम चला है पूरे शूट पे? फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ शूट से लेकर अब तक हम एक फैमिली की तरह रहे हैं और फैमिली में जो चीजें होती हैं, मोहब्बत, प्यार, लड़ाई झगड़े, खुशी, लड़ाई झगड़े, वो फिर फैमिली का एक पार्ट होता है वो चीज़। सो हमने पूरी जर्नी जो है वो एंजॉय भी की है,
थोड़े डिफरेंसेस भी हैं, उनको टेबल पे बैठ के सॉर्ट आउट भी किया है, जिस तरह फैमिली में चलता है। कितना टाइम लगा इस मूवी को शूट करना? 1 साल। ओके ओके। और लोकेशंस कौन कौन सी थी, कहाँ पे? हमारी फिल्म 70% हैज बीन शॉट इन नॉर्दर्न। ओके। नॉर्थ में काफी ज्यादा प्लॉट है इस फिल्म का, बाकी लाहौर में शूट हुई है। और फिल्म के जो गाने हैं वो हमारे सबसे बड़ी यूएसपी है इस फिल्म की। नहीं, उसके जो शॉट्स हैं जो बहुत अच्छा उसको शूट किया गया। मुनीब, आप जो कि लीड विलन है, और मैंने पहला सवाल क्रिटिकल कर दिया कि आखिर में आप बच जाएंगे या नहीं, क्योंकि इसमें सारा स्पाइस होता है। नहीं पूछेंगे आपसे, वो लोग जाके आई बिलीव सिनेमा में देखेंगे, और देखना चाहिए, पाकिस्तानी फिल्म को सपोर्ट करना चाहिए, बहुत एफर्ट होती है पीछे। आपका कैसा तजर्बा रहा सनक को लेकर? सनक को लेकर मेरा तजर्बा बहुत अच्छा रहा, एडवेंचरस था मेरे लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक एक्टर के लिए कोई कैरेक्टर प्ले करना वो एक बहुत बड़ी बात होती है। मैं यहाँ पे सिर्फ ये स्पेसिफिकली कह दूं कि यार मैं हीरो बनने आया हूँ या विलन बनने आया हूँ, मेरे लिए वो मायने नहीं रखता, मेरे लिए कैरेक्टर मायने रखता है। ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर था और मुझे उसको प्ले करने में बहुत मजा आया। आप तीनों कंपैरेटिवली न्यू एंट्री हैं फिल्म स्क्रीन के ऊपर, लोगों के लिए नए हैं, बड़ा रिस्क होता है, खास तौर पे प्रोड्यूसर जब पैसा लगा रहा होता है कि तीनों नए लोग वो देखे बैठी हुई है, वो हंस पड़ी है फौरन। तो आपने ये रिस्क क्यों लिया, और इसमें क्या कोई हमें नॉन फेस मिलेगा किसी भी कैरेक्टर में, या सारे लोग नए हैं, सारी टीम नई है? जावेद शेख साहब ने प्ले किया है फिल्म में, हिमसेल्फ इज प्लेइंग। सना है, सना नवाज, सना फखर, और उसके अलावा यू नो देयर आर स्मॉल कैमियोज इन द मूवी एज वेल, जो कि बड़े स्टार्स हैं। लेकिन लीड्स में अगर आप बात करें नए चेहरे की, तो बड़ी ऐसी फिल्में हैं अगर बॉलीवुड की उठा के देख लें जिसमें मतलब न्यू कमर्स आते हैं और वो हिट हो जाते हैं। सो व्हाई नॉट इन पाकिस्तान? डेफिनेटली। और हर पुराना कभी ना कभी तो नया ही होता है, फिर पुराना होता है। एंड यू नो पीपल वांट फ्रेश एयर, पीपल वांट समथिंग रियली टैलेंटेड पीपल ऑन द स्क्रीन। और 60-70 ऑडिशंस में से जब ये हीरे निकाले हैं मैंने, क्या बात है, तो स्क्रीन पे मजा तो आएगा। हीरे निकाले सही हो गया। अच्छा ज़ुबैर, ये बताएं डायरेक्टर के साथ आपका काम का कैसा है, क्योंकि जैसे अभी हम शॉर्ट्स देख रहे हैं, हमने टीजर भी देखा है थोड़ा बहुत, बहुत अच्छा शूट हुआ है, बहुत अच्छे उसके विजुअल्स हैं। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था? जहाँ तक डायरेक्टर की बात है, तो मैं समझता हूँ कि डायरेक्टर जो होती है वो फिल्म की माँ होती है। बेशक। ठीक है, और माँ अगर सही तरह से अपना रोल प्ले करे तो वो फिल्म में 4 चांद लग जाते हैं। हालांकि फ्रंट ऑफ द कैमरा एक्टर्स होते हैं, लेकिन उसके कैमरे के पीछे जो होता है उनसे काम करवाना डायरेक्टर होता है। तो कैप्टन ऑफ द शिप जो हैं वो डायरेक्टर हसन फरीद हैं, और उनकी बहुत मेहनत है, बहुत स्ट्रगल है। और हम ये समझते हैं कि जो हम थोड़ा बहुत जो है थोड़ा बहुत टैलेंट हमें भी था, इतना मैं खुद को डाउन नहीं करूंगा। नहीं था लेकिन जो है वो डायरेक्टर का बहुत वाइटल रोल है। नहीं माशाल्लाह, you guys are good looking, you look good, you got confidence, experience भी आ जाता है with the time, तो माशाल्लाह इंग्रेडिएंट्स तो पूरे हैं, अल्लाह करे कि शायकीन को पसंद आए। अच्छा, एक बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है बैकग्राउंड स्कोर का, जो क्राइम थ्रिलर्स या सस्पेंस थ्रिलर्स होते हैं। हमारी पाकिस्तानी फिल्में मार खा जाती हैं कि उनका साउंड ही वो नहीं होता जो ऐसी फिल्म्स को चाहिए होता है। तो इसमें कोई आपने फोकस रखा है, कहाँ किसने किया है इसका बैकग्राउंड? वी हैव मल्टीपल पीपल इन रिगार्ड्स टू दैट, म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोरिंग में इंडिया से भी कुछ लोगों को इन्वॉल्व किया गया है स्पेसिफिकली। हमारी जो ग्राफिक टीम है वो सारी इंडिया में, पंजाब में बैठी हुई है। एंड I am a person who will definitely delay things, but I'll not compromise on the quality. Definitely not. तो एक सवाल मैं किसी भी फिल्म मेकर से पूछता हूँ कि why should people watch your film? Why should people watch? Yes, अगर कोई वन लाइन आप इसमें दें। It's different. It's hugely, massively different. rom-com की आपने स्टार्टिंग में बात की, ठीक है, सब लोग देखते हैं। नया क्या है मुझे आप बताइए? रोम कॉम अब ऐसे भी लोग हैं हमारे मुल्क में जो थ्रिलर के फैन हैं और साइकोलॉजिकल थ्रिलर आई है। Yes, we all love to watch. हम नेटफ्लिक्स पे बैठ के सीरीज देखते हैं, क्राइम थ्रिलर्स। तो अगर मतलब किसी को फिल्म जाकर सिनेमा में देखने को नसीब नहीं होती तो वो Amazon प्राइम पे स्ट्रीम भी कर सकते हैं आफ्टर 2 months ऑफ द रिलीज। ओह अच्छा, सो Amazon प्राइम के साथ आपका ओके, दैट्स ग्रेट। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, जिन लोगों को खून, ये दहाड़ एक्शन पसंद है तो वो कहाँ जाएं? के लिए हमने बहुत सारा ब्लड बहाया है। तो Amazon से ऑलरेडी आपकी डील होगी भी है, ये स्ट्रीम हो जाएगी 2 महीने के बाद। That's amazing। एक चीज में ऐड जरूर करना चाहूँगा कि ये नहीं, इसलिए नहीं कह रहा कि ये इसमें मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी नौइयत की जो फिल्म है, ऐसी नौइयत का प्रोजेक्ट जो है, वो मैंने पाकिस्तान में नहीं देखा। वो मैंने वाकई नहीं देखा। मैं फिर से मैंने पहले ऐड कर दिया कि इसलिए नहीं कह रहा कि ये मेरी मूवी है या मुनीब की मूवी है, शायरा इसमें ऐसी नौइयत का प्रोजेक्ट पाकिस्तान में नहीं देखा। इन टर्म्स ऑफ स्टोरी, इन टर्म्स ऑफ स्टोरी, इन टर्म्स ऑफ इफेक्ट
in terms of music as well and in terms of locations as well. जब जाएंगे देखने वाले इस मूवी को देखेंगे तो दे पीपल विल नो दैट। ये भट्ट साहब से कैसे आपकी डील बात हो गई? सोशल मीडिया के थ्रू? नहीं, मैं या कोई स्टोरी लिखी पड़ी थी आपने ले ली, कैसा हुआ ये? जी, जैसे आपको पता होगा लास्ट टाइम भी जब मैं एक्सप्रेसो में आई थी बतौर एज अ गुलकारा सिंगर के तौर पे, तो मैंने उनके लिए 2 गाने गाए हुए हैं उनकी प्रोडक्शन में एज अ प्लेबैक। एक उनकी वेब सीरीज में गाया था और एक उनकी फिल्म के लिए यूज हुआ था मेरा ही गाना। सो दैट्स हाउ आई गॉट इन टच विद जी म्यूजिक और उन्होंने मुझे कनेक्ट किया उनके साथ एंड इट वाज जस्ट अ वन कॉल थिंग। ओह वाओ, इट वाज अ वन कॉल थिंग। आई हैव टोल्ड देम आई वांट टू वर्क ऑन अ मूवी एंड उन्होंने मुझे नरेशन ऑन द कॉल दे दी। क्या बात है। एंड वहाँ उतनी सी नरेशन, उतना सा साइन ऑफिस लेकर मैंने वो फिर स्क्रिप्ट डेवलप करवाई और उसके बाद फिर एक बुक जब सना की हमारे पास आई, आई वाज लाइक नाउ दिस इज द टाइम। गाने उनकी फिल्म के बहुत अच्छे होते हैं। ये अगर आपने देखा तो अच्छा ये बताएं, आपने एज अ सिंगर आपने जैसे कहा कि लास्ट टाइम आई भी, इस मूवी में भी आपने कोई गाना गाया? मैंने एक गाना गाया है। आई वुड नॉट से हाईलाइट करूंगी उस गाने को क्योंकि मोस्टली फिल्म में जो गाने हैं शाजिया मंजूर जी ने गाया है, कुछ नए सिंगर्स भी हैं मर्द हजरात जिन्होंने गाया है। एक टाइटल सॉन्ग है जो इसका और मेरा है और उसका फीमेल वर्जन मैंने गाया है। हाँ। अच्छा, आपने इसका ऐसे कहा है जैसे फिल्म वाला गुस्सा अभी तक उतरा नहीं है आपका। ये विलेन वाला गुस्सा अभी भी है। नदीम, आप बहुत इंपॉर्टेंट आदमी फिल्म में लग रहे हैं मुझे, दोनों तरफ से जो आप पे अटैक्स हो रहे हैं। बस ऐसा ही है ना, विलन जब तक तंग नहीं करेगा बेचारे हीरो हीरोइन क्या करेंगे? तो अब जब तक मैं तंग नहीं करूंगा तब हीरो हीरोइन क्या डोंट टेल मी इट्स अ टिपिकल स्टोरी कि हीरो विलन लड़ रहे हैं और एंड पे वो ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ इसमें कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ थ्रिल तो है। जब तक लंबी मूवी है कितनी? नहीं बिल्कुल। मैं आपको ये बताना चाहूंगी जो आप कह रहे हैं ना कि विलन हीरो लड़ रहे हैं और आप एंड पे कोई ट्विस्ट नहीं आता, वो इतना बड़ा ट्विस्ट है जो लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया। अच्छा, इस मूवी का म्यूजिक किसने दिया है? अच्छा, इसका म्यूजिक भी अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं। वन इज निखिल, ही इज फ्रॉम बॉम्बे। उसके अलावा एक कराची से हैं अब्दुल राफे, अब्दुल बासित, वो पाकिस्तान आइडल करके एक शो आता था जिसके वो फाइनलिस्ट थे। और उसके अलावा एक अदील सादिक करके लड़का है, ही इज अ वेरी यंग अमेजिंग म्यूजिशियन। तो हम अगर आपसे कोई एक लाइन सुने किसी अपने फेमस ट्रैक की, अपना फिल्म का जो लीड ट्रैक रिलीज हुआ है अभी तक? 5 को आ रहा है। ओके, 5 को गेट टू वॉच ऑन 5th। कोई एक लाइन तो हमें सुना दें किसी गाने की भी, थोड़ा सा ऑडियंस की एंटरटेनमेंट ट्रीट के लिए। कोई जो आपने खुद गाया है आप उसको सुना सकती हैं। ये जो इसका और मेरा, देखिए फिल्म प्रमोशन के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है, लोग डांस भी करते हैं, लेकिन हम सिर्फ गाना सुन रहे हैं। तुमको मैं यूं बाहों में भर जाऊं, जरा जमाने से लड़ जाऊं, कह रही मोहब्बत की रोशनी, करीब आने दे, करीब आने दे, करीब आने दे, करीब आने दे। वाओ, वेरी नाइस। और यही गाना है जो आपने खुद गाया हुआ? फीमेल वर्जन लिखा मैंने है। ओह, लिखा है आपने? लिखा मैंने है। That's amazing। और कंपोज भी मैंने किया है थोड़ा बहुत, बट गाया आमिर अली ने है। ठीक है, टाइम हमारा तकरीबन खत्म हो गया। इन द एंड जुबैर, एनीथिंग दैट यू लाइक टू से टू द ऑडियंस, अपनी फिल्म को लेकर कुछ भी कहना चाहें? यही मैं ऑडियंस को कहना चाहूँगा कि 29 सितंबर को आप तमाम लोग आएँ सिनेमा घरों में। और जैसा मैंने पहले कहा कि इस तरह की मूवी जो है वो पाकिस्तान में नहीं बनी और यू पीपल रियली विल एंजॉय दैट। और मैं हमेशा ये चीज़ ऐड करता हूँ, आपके शो के तवज्जुह से भी ऐड करना चाहूँगा कि जो लोग मोहब्बत का मतलब नहीं जानते उनको ये फिल्म देखनी चाहिए। बात है, नाइस। ठीक, दैट्स अमेजिंग। एनीथिंग शायरा, लास्ट एनीथिंग दैट यू लाइक टू ऐड? मेरे डायरेक्टर हसन फरीद की दिन रात मेहनत चल रही है इस टाइम पे। वी आर ऑल द टाइम ऑन पोस्ट प्रोडक्शन। आप सब लोगों के लिए, आप सब लोगों के लिए इस हम जो काविश को लेकर आ रहे हैं, थोड़ा सा प्यार चाहिए। सिनेमा घरों में आइएगा। अल्लाह करे आपको बहुत सारा प्यार मिले। 29 सितंबर को रिलीज होने जा रही है। हम विलन से भी एक लाइन कुछ कह देते हैं, आप भी। ओ विलन जी। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि
आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जब तक आप हमें देखने नहीं आएंगे तब तक पाकिस्तानी सिनेमा जो है वो रिवाइव नहीं करेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। नहीं, दैट्स ग्रेट, आप लोगों की एफर्ट है। और एक फिल्म के पीछे, इनफैक्ट एक ड्रामा के पीछे, किसी भी प्रोडक्शन के पीछे बहुत कोशिश होती है। हमारा सिर्फ एक कॉमेंट लगता है, फारिग है या अच्छी है, तो आप ये ना कीजिएगा, प्लीज सपोर्ट देम। एक दफा जरूर देखिए, उसके बाद राय दीजिए, अच्छे अल्फाज में दीजिए। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज वेलकम। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, आपके साथ लाए। और हमारी ये काविश भी सिर्फ इसलिए थी कि वी वांट टू सपोर्ट पाकिस्तानी सिनेमा। हमने कहा कि चलें, इनकी फिल्म आ रही है तो उनको जरूर आना चाहिए। सो ऑल द बेस्ट, एंड उम्मीद है कि फिल्म अच्छी होगी और फिर चलता रहेगा ये सिलसिला इंशाल्लाह। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है और ऐसी शख्सियत का तस्करा है कि अगर न करें तो आज का दिन और ये प्रोग्राम दोनों अधूरे रहेंगे। हम बात कर रहे हैं मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ करने वाले, और मैं तो कहूँगा जान देने वाले मर्द हुर्रियत सैयद अली शाह गिलानी साहब की आज उनकी दूसरी बरसी मनाई जा रही है। 29 सितंबर 1929 को शुमाली कश्मीर के कस्बे सोपोर में पैदा हुए और अली गिलानी साहब अपनी उम्र के 92 साल जो काबिज भारतीय फ़ौज है इसके सामने मर्द आहिन साबित होते रहे और डट के खड़े रहे, डट के मुकाबला करते रहे। एक दिहाई से भी ज़ायद अरसे तक जो इंडियन फोर्सेज हैं उनकी गैर कानूनी नज़रबंदी में भी रहे, लेकिन ये कैदोबंदी उनका हौसला ख़त्म नहीं कर पाई, उनकी मज़ाहमत में कमी नहीं आई। एक मज़ाहमत का इस्तारा थे गिलानी साहब। अपने सियासी सफ़र की जो उनकी बाकायदा इब्तदा है वो 1950 में की। कश्मीरियों की जो तहरीक मज़ाहमत थी असेंबली तौर पर वाबस्ता होने के बाद, और 2003 में उन्होंने जमात इस्लामी की कश्मीर के मसले के हवाले से जो बदलती हुई सोच है इससे इत्तफाक न करते हुए अलहदगी इख्तियार की, तहरीकी हुर्रियत जम्मू कश्मीर के नाम से नई सियासी जमात बनाई। गिलानी साहब ने कश्मीर को पाकिस्तान का कुदरती हिस्सा करार देते हुए जो मसला कश्मीर है इसको तकसीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा करार दिया था। ज़िंदगी भर अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे, दर्जन से ज़ायद कुतुब के मुसन्निफ़ थे। 1964 में उन्हें पहली मरतबा कश्मीर की तहरीक मज़ाहमत के दौरान कैद किया गया। गिलानी साहब इस तस्वाब राय का मुतालबा करने वाली जो कश्मीरी जमातें हैं उसका जो इत्तेहाद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन भी रहे, और उनको 2020 में पाकिस्तान के सिविलियन अवार्ड निशान पाकिस्तान से भी नवाजा गया। और इनका जो एक स्लोगन था, एक नारा था, वो आज भी भारत के अवानों में उनके कानों में गूंजता हुआ है कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। ये नारा दिया। आज हम में मौजूद नहीं है लेकिन हम उनकी खिदमात को खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। उनके जसद खाकी से भारत आज भी खौफजदा है, और ये यकीनी तौर पर एक फ़र्द नहीं बल्कि एक सोच का, एक तहरीक का नाम है जो हमेशा जिंदा रहेगा। बिल्कुल, सैयद अली गिलानी को हम याद कर रहे थे और हमने कश्मीर की बात की, और आपको पता है कि हमारी जो कश्मीर से मोहब्बत है वो बहुत ज़्यादा है, और उसकी जब हम बाक़ियात और मुख्तलिफ चीज़ों को सुनते हैं, देखते हैं, तो हमारा जो शो है कारवा सराय उसमें मुस्तनसर हुसैन तार साहब भी कश्मीर सीरीज़ के हवाले से कुछ बताएंगे। क्या बताएंगे? इतवार की शाम 7:05 पे उसकी कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। इससे पेशतर मैंने आपको फूलों वाली पहाड़ी की दास्तान सुनाई, उसके बाद एक ऐसी वादी को बयान किया जहां हर तरफ ज़ाफ़रान थी। तो मेरे पास और भी बहुत सारी दास्तानें हैं, लेकिन इससे पेशतर मैं ये अर्ज़ कर दूं कि हमारा घर जो था लाहौर में चैमरलैंड रोड पर वाक़या पुराना घर, उसमें हमा वक्त कश्मीर की महक ठहरी होती थी। और उसकी वजह ये थी, मैं आपको बयान कर चुका कि मेरे वालिद साहब वहाँ पे कारोबार करते थे, वहाँ पे हमारा फार्म था श्रीनगर में। तो श्रीनगर से हमें चीज़ें आती थी मुख्तलिफ, ख़ास तौर पे फल फ्रूट, और वो मखरूती टोकरियों में होते थे, जिस तरह कोन आइसक्रीम की नहीं होती कोन, इस तरह की, जिस तरह हमारे शुमाल में अभी पशु वगैरह में वो शहतूत से बनी हुई टोकरियाँ होती हैं और उनमें वो चारा वगैरह डाल के ले जाते हैं। तो उन मखरूती टोकरियों में फल आया करते थे। हम बानियाल से नीचे उतरे हैं तो आगे बिल्कुल प्लेन एक वादी थी और ग्रीनरी थी, और एक सड़क सीधी चली जा रही थी, और उसके दोनों जानब शजर थे और बहुत ही खूबसूरत थी। और उन वो जो शजर थे उनसे परे अखरोट के घने दरख्त थे और बहुत बड़े बड़े चिनार थे। ख़वातीन हज़रात, जिस तरह हमारा जो कहले अलामत है हमारे इलाकों की जो दरख्त, वो हम बरगद कह सकते हैं, कीकर कह सकते हैं, जिस तरह लेबनान की जोदार है, इसी तरह कश्मीर की जो अलामत है वो चिनार है। और इसीलिए शेख अब्दुल्ला की जो खुद नविश्त है वो आतिशे चिनार है उसका नाम। और शेख अब्दुल्ला के हवाले से ऐसे तज़किरा हुआ, ये भी अर्ज़ कर दूँ कि फैज़ साहब और एलिस की जब शादी हुई थी तो निकाह जो था वो शेख अब्दुल्ला ने पढ़ाया था। कहा यह जाता है, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया है ना कि आतिशे चिनार, ये रिवायत है और मशहूर है कि जब चिनार बूढ़ा हो जाता है तो खुदकुशी कर लेता, उसमें आग लग जाती है। ये हमने बहुत सारे लोगों से सुना था।
और शिगर की उस खानकाह के सहन में जो 2 चिनार थे उनमें एक में वो आग लगी। क्या आप यकीन कर सकते हैं, बाकायदा आग नहीं थी। दरअसल होता ये है कि जब चिनार बूढ़ा हो जाता है, अपनी एज को पहुंच जाता है, तो उसके अंदर घुन लगनी शुरू हो जाती है और तने से, और वो घुन का रंग स्याह होता है। दूर से यही मालूम पड़ता है कि जैसे ये सुलग रहा है और इसको आग लगी हुई। श्रीनगर से बाहर जो पहला गांव मैंने देखा या शहर देखा वो था चंदनवाड़ी, मेरे ख्याल उसको चंदनवाड़ी भी कहते हैं। और वहाँ मुझे गांव वगैरह कुछ याद नहीं, मुझे सिर्फ ये याद है कि वहाँ पे हमारे को कारोबारी जो थे कनेक्शन, एक हिंदू पंडित थे, हम उनसे मिलने गए थे। उन्होंने हमें इनवाइट किया था अपने घर क़याम करने के लिए, और मुझे उनके घर की गैलरी याद है। आपने सुना पाकिस्तान के बेहतरीन अफसाना निगार को, बेहतरीन सफ़रनामा निगार को, मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की मारूफ ड्रामा निगार और अदीबा फातिमा सुरैया बजिया साहिबा के हवाले से। आज उनका यौम पैदाइश है। एक ऐसी शख्सियत थी जिनकी तहरीर के साथ लोगों के दिल धड़कते थे। आपने अपनी तहरीरों के जरिए माशरे की भरपूर तरबियत की, और यही वजह है कि एक अहद, एक तहजीब और एक इदारे की हैसियत रखती थी। 1 सितंबर 1930 को हैदराबाद दक्कन में पैदा हुई। ख़ानदान कराची आके आबाद हुआ। 1960 में PTV से आगाज़ किया। शम्मा, अफशां, कई बेहतरीन ड्रामे ऐसे थे जो उन्होंने लिखे और पसंदीदगी के रिकॉर्ड कायम हुए। आपके दीगर हिट ड्रामाज में उरूसा, अनारकली आपको याद होगा, कई लिखे हुए ड्रामे हैं। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत में उनको बहुत सराहा गया। बजिया को उनकी अदबी खिदमात पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमग़ा हुस्न कारकर्दगी, हिलाल इम्तियाज़ समेत कई कौमी और बैनुल अक़वामी एजाज़ात से भी नवाजा गया। और अनवर मकसूद साहिबा की हमशीरा हैं और बहुत ज़बरदस्त काम किया। आज हम उनको याद करेंगे। बिल्कुल, फातिमा सुरैया बजिया को हमने याद किया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। हम आपसे मिलेंगे अब मंडे को इंशाल्लाह, और कल आप मैच देखिएगा। मंडे को उस पर हम बात करेंगे। हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।